वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है सोलो लेवलिंग के सीजन 1 के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 साल पहले एक आइलैंड पर हो रहे हमले से, जिसकी तरफ नौसेना खड़ी होती है, लेकिन वो भी वार करने से रुकती है क्योंकि वहां मौजूद उन जीवों पर इनके वार किसी काम नहीं आएंगे। उन जीवों को सिर्फ हंटर्स रोक सकते हैं। जहाँ उस आइलैंड में हंटर की फौज उनसे लड़ रही होती है, पर उन सभी हंटर्स को मुंह की खानी पड़ती है क्योंकि उन जीवों के आगे उनके वार किसी काम नहीं आते और शायद वो सभी मारे जाते। जहाँ सामने आते हैं कुछ और हंटर्स जो उनको हील करते हैं और साथ ही इन सभी जीवों का सामना भी करते हैं क्योंकि वो होते हैं एस क्लास के हंटर्स। जहाँ वो चींटीनुमा जीव का सामना करते हैं, पर तभी एक और सफ़ेद रंग की चींटी आ जाती है जो शायद इनकी लीडर हो सकती है, जिसकी तरफ भी एस क्लास के हंटर धुएंधार तरीके से बढ़ते हैं और उसके ऊपर दो अलग अलग डायरेक्शन से वार करके आखिर में उसको हरा देते हैं। पर यह मुकाबला यहीं ख़त्म नहीं होता क्योंकि और भी बहुत सारे उस तरह के जीव वहाँ मौजूद होते हैं जिसका सामना ये दो हंटर कर रहे होते हैं। पर आगे और भी इस तरह के और जीव होते हैं जिनका सामना उस आइलैंड के अंदर की ओर कुछ और हंटर्स कर रहे होते हैं। जिस सब की शुरुआत करता है ग्रैंड मास्टर चोई, जिसके आग के शक्तियों की चपेट में आकर कई सारे ऐसे जीव मारे जाते हैं। पर कुछ जीव बच भी जाते हैं जो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिनका सामना करने बाकी हंटर्स उनकी ओर बढ़ते हैं। तो आखिर क्या है ये जीव और आखिर ये सब हो क्या रहा है? जो सब जुड़ा होता है अतीत में हुए एक हादसे से, जहां आज से 10 साल पहले ये दुनिया किसी और अल्टरनेट डायमेंशन से लिंक हो जाती है। जिस अल्टरनेट डायमेंशन में घुसने के लिए कुछ गेट सामने आते हैं, जिन गेटों से एंट्री करके ये पहुंचते हैं किसी और डायमेंशन में, जहां उन्हें सामना करना पड़ता है मैजिकल बीस्ट का, जिनके खिलाफ आम हथियार काम नहीं आते, जिनसे लड़ने के लिए कुछ खास शक्तियां मिली है कुछ लोगों को, जिसके इस्तेमाल से वो लोग लड़ते हैं इनके खिलाफ। और उन लोगों को हंटर्स कहा जाता है। और उन हंटर के शरीर में मौजूद मैजिकल पावर के हिसाब से उनको बांटा गया है एस क्लास, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास में, जहाँ ई क्लास लास्ट सब क्लास है। और जब किसी के पास उसकी शक्तियाँ उजागर होती है तो उसके बाद कोई भी कितनी मेहनत करके अपनी शक्तियाँ और नहीं बढ़ा सकता। यानी कि जिसको जो पावर लेवल मिल गई वो उसके लिए लगभग फिक्स ही है। पर इस सब इन्फॉर्मेशन और पास्ट से हम बढ़ते हैं प्रेजेंट टाइम की ओर, जहाँ एक जगह डंजन शो होता है जिसके आसपास कई हंटर्स इकट्ठे होते हैं जो सभी साथ मिलकर इस डंजन को इवेड करने वाले होते हैं। और तभी उनके बीच एक और हंटर आता है जिसको देख सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं, जो सभी उसको ग्रीट करते हैं। पर जिस सबसे अनजान एक बंदा पूछता है कि आखिर सब इसको ग्रीट क्यों कर रहे हैं, क्या ये सबसे स्ट्रांगेस्ट है? तो इस बंदे ने ज्वाइन किया था इस टीम को जो शख्स इनसे सवाल पूछ रहा है उसके छोड़ने के बाद, और ये स्ट्रांगेस्ट नहीं, अब तक का सबसे वीकेस्ट हंटर माना जाता है, मतलब दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर। हाँ, पर इसके बाद भी इसको साथ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये किसी भी रेड में जब जाएगा तो वो रेड अपने आप काफ़ी इजी वाली निकलेगी, जिससे ये लोग आसानी से बेहतरीन लूट पा सकते हैं। पर वैसे ही उम्मीद करते हैं कि ये बात वो ना सुने और उसे बुरा ना लगे, पर वो सब कुछ पहले ही सुन चुका होता है। पर खैर, जैसा भी ये सच सच है, वो सच से मुंह बिल्कुल नहीं मोड़ना चाहता। तो इसका नाम होता है जिनवू, जिसे वहां देखती है जख्मी हालत में जूही, जो उसकी चोट लगी हालत को देखकर थोड़ी सी परेशान होती है और उससे पूछती है कि उसे ये चोट कैसे लगी। तो जहाँ आगे दोनों साथ बैठ के बात करते हैं और जिनवू बताता है कि लास्ट टाइम वो एक ई रैंक के डंजन में था, पर सिर्फ वही था जो जख्मी हुआ। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। जिस पर जूही से पूछते कि क्या कोई हीलर वहाँ नहीं था, जिस पर जिनवू बताता है कि सभी काफ़ी पावरफुल थे तो उन्हें हीलर की ज़रूरत महसूस हुई नहीं, जिस वजह से जख्मी होना पड़ा आखिर में सिर्फ इसी को। और वो इस सब का कारण खुद को मानता है क्योंकि वो कमज़ोर है, बजाय इसके कि वो लोग इसको अपने साथ लेके अपने मतलब के लिए और एक हीलर तक अरेंजमेंट उन्होंने नहीं किया उस समय। पर खैर, उनकी बात पूरी होने से पहले समय हो चुका होता है डंजन खोलने का, और इस रेड का इनका करंट लीडर इनको लेकर आगे बढ़ता है, जो जिनवू को संभल के रहने के लिए कहता है ताकि वो पिछली बार की तरह खुद को जख्मी न कर ले। जिस ओर बढ़ते हुए जिनवू देख पाता अपने हथियार को, जहाँ उसके हाथ में एक कमज़ोर सा चाकू होता है जिसमें कोई ज़्यादा खास मैजिकल पावर नहीं होती, पर जिनवू सिर्फ यही अफोर्ड कर सकता है। तो एक कमज़ोर सा हथियार और अपने हौसले को लिए जिनवू आगे बढ़ता है। तो उस डंजन में एंट्री करने से पहले हम बढ़ते हैं कहानी के एक और फेज में, जहाँ ये होता है हंटर एडमिनिस्ट्रेशन, जो बात करते हैं डंजन का आना काफ़ी तक खतरे वाली बात है, पर उसके अंदर जाके हंटर्स काफ़ी सारी चीज़ें जमा करते हैं और हंटर्स को जो भी वहाँ अंदर चीज़ें मिलती है उसको बेचकर वो अपना खर्चा चलाते हैं। तो डंजन में हराए गए बीच से इन्हें मिलते हैं कुछ स्टोन जिन्हें कहा जाता है एसेंस स्टोन्स, जो या तो इस शेप के होते हैं या इस तरह के छोटे शेप के, जिसका साइज और शेप डिपेंड करता है कि ये कितने खतरनाक बीस्ट को हराते हैं। जहाँ जिनवू भी आखिरकार अपना पहला स्टोन पाने में कामयाब होता है गॉब्लिन को हराकर। पर जिस खुशी के बीच में उस पर हमला करने आता है एक दूसरा गॉब्लिन, जिसके वार से बचते हुए जिनवू का चाकू चटक जाता है। जहाँ आगे जिनवू उस गॉब्लिन के वारों से बचकर उसे वार करने जाता है, जिस वार के लगने से पहले ही उसका चाकू टूट जाता है
और उस पर होता है गॉब्लिन का वार, जो एक घातक वार होता है जिससे उसको उसका एक साथी बचाता है। पर जिस वार से बचने के बाद भी उसका काफी सारा खून बह चुका होता है, जिसको आगे हील करते उनके साथ आई हुई हीलर। जिस पल वहां जख्मी हालत में पड़ा हुआ जिन्बू अपने साथियों को लड़ते हुए देखता है, जो काफी बहादुरी से सामना करते हैं सभी बीस्टों का। तो जितने पावरफुल बीस्ट का ही सामना करेंगे, इन्हें उतने तगड़े एसेंस स्टोन मिलेंगे, और उन स्टोन्स के इस्तेमाल से बनते हैं उसी लेवल के खतरनाक और तगड़े हथियार। और इसी तरह के अलग अलग एसेंस स्टोन से अलग अलग तरह की चीजें बनती है, कुछ थोड़ी कम यूजफुल, कुछ थोड़ी ज्यादा यूजफुल होती है। पर सरकार इनका इस्तेमाल अलग तरह से ही करना चाहती है, जो इनमें देख रही है फ्यूचर न्यू पावर सोर्स का, जो न्यूक्लियर एनर्जी से सेफर हो, पानी, हवा और जियोथर्मल से ज़्यादा एफिशिएंट हो, और फॉसल फ्यूल की तरह हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। एक आदर्श ईंधन बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जा सकने वाला, जो पोटेंशियल काफी तक दिखती है एसेंस स्टोन और माना क्रिस्टल्स में, जिस वजह से हंटर से कंधों पे जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है। तो आगे उस डंजन में वो सभी मिलकर हरा देते हैं उस डंजन के बॉस को। पर उस समय तक जिन्बू सिर्फ हील हो रहा होता है, जिससे पूछती है जूही कि क्या वो जिद्दी इसलिए ये कर रहा है, या वो क्यों कर रहा है ये सब, जो उसके लिए चिंतित होती है। पर क्योंकि वो काफी बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, जहाँ वो सॉरी कहता है, पर जूही को उसकी सॉरी नहीं चाहिए क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक थी। तो आगे ने देखते इनको मिली लूट काफी कम है, काफी कम क्रिस्टल इनको मिल पाए हैं, जहाँ जिन्बू अपनी जान के बदले एक छोटे से स्टोन को ही पाता है, जिसकी वैल्यू कुछ ज्यादा खास नहीं होती। पर तभी उनमें से किसी एक को डंजन के अंदर एक और डंजन का रास्ता दिखता है, और सभी अज्यूम करते हैं कि ये डबल डंजन का रास्ता है। और जहां इन्होंने डंजन के बॉस को हरा दिया, उसके बाद भी डंजन बंद होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो शायद हो सकता है डबल डंजन हो, जिसको लेके सबके अलग अलग मतलब होते हैं, जिनमें से कुछ को लगता है इसका मतलब हमें और लूट मिल सकते हैं वहां से। पर हंटर्स एसोसिएशन के रूल के हिसाब से जब भी इन्हें कोई ऐसा कोई केस दिखे जो इन्हें समझना है, तो इन्हें उनके ऑर्डर्स का वेट करना चाहिए। पर ये अपने लालच के चलते वहां आगे बढ़ने की सोचते हैं, जिस सब बातों को सुनने और समझने के बाद इनके लीडर डिसाइड करते हैं वोटिंग कराने का, जहाँ कुछ लोग डंजन में जाना चाहते हैं तो कई लोग डंजन में नहीं भी जाना चाहते, जिससे वोटिंग टाई हो जाती है। और आखिर में बचता है जिन्बू, जो सब कुछ उसके फैसले पर डिपेंड करता है। जहाँ वो सोचता है कि डी रैंक का डंजन उसके लिए खतरनाक है, जैसा उसने देखा अब तक, पर उसे अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करनी है, जहाँ उसके पापा नहीं है, और उसे अपने परिवार का ख्याल रखना पड़ता है। उसे पैसे जमा करने अपनी बहन की पढ़ाई के लिए, उसकी मम्मी भी बीमार है, जहाँ उनके ट्रीटमेंट के लिए भी उसे पैसे चाहिए होंगे। तो उसे पैसे चाहिए, जिस वजह से वो भी हाँ कहता है अंदर जाने के लिए। पर उस डंजन में बढ़ने से पहले हम बढ़ते दोबारा एक फ्लैशबैक की ओर, जिसमें दिखते हैं कुछ लोग जो अपनी शक्तियाँ स्कैन करते हैं एक मशीन के आगे, जिससे उनके हंटर हो सकने की पॉसिबिलिटी दिखती है, और उनकी पावर लेवल भी, और जिस सबके साथ उनकी रैंक डिटरमाइन होती है और उन्हें अलग अलग तरह के ऑफर्स मिलते हैं, जहां वैसे हर पॉसिबल काम आ सकने वाले रैंक वालों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा होता है, जिस सब दौरान शांति से कोई आगे बढ़ता है, जिसके बारे में शायद हम आगे जानेंगे कहानी में। जहां ये सब करने के लिए उन्हें आदेश दे रहा होता है ग्रैंड मास्टर, जो शायद कुछ और पॉसिबिलिटीज के बारे में भी सोच रहा है। जहाँ कहानी में आगे शहर में कुछ चोर दिखाई देते हैं जो किसी लड़की का पर्स छीन कर स्कूटी में भागते हैं, जहाँ रोड पर उनके रास्ते में एक लड़की खड़ी होती है, जिसको वो हटने के लिए कहते हैं, वरना वो उसको कुचलकर आगे निकल जाएंगे। पर वो लड़की वहां से हटती नहीं, उल्टा उछलकर उनके ऊपर से निकलकर उस पर्स को उनसे छीन लेती है। और ये होती है चाहेन, जिसके बारे में बात कर रहा था ग्रैंड मास्टर भी, जो पावरफुल लड़की है, जो एस क्लास की हंटर है। जहाँ उस लड़की के पर्स लौटाने के साथ ही उसको भीड़ घेर लेती है, जो काफी फेमस होती है, जिस सबसे नर्वस होकर वो वहां से कूद के भाग जाती है। पर उस सब के अलावा हम बढ़ते दोबारा उस डंजन की ओर, जिसमें वो लगभग 40 मिनट से चले जा रहे होते हैं, और उन्हें उसका कोई छोर नहीं मिलता। जहाँ कोई भी डंजन बॉस को हराने के 1 घंटे बाद बंद हो जाता है। तो अगर इन्हें आगे कुछ और नहीं मिलता तो उनके पास सिर्फ 20 मिनट होगा वापस लौटने के लिए। पर उस रास्ते में जिन्बू माफी मांगता है जूही से, क्योंकि उसके वोट के वजह से ये लोग यहाँ पर आए और इस तरह से फंस गए। पर जूही उस चीज को लेकर नाराज नहीं होती। जूही नाराज होती है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो सोच क्या रहा है। अगर वो पिछला बार उसको थोड़ा और ऊपर लगता तो वो मारा जा सकता था। और हाँ, वो भी एक्सेप्ट करता है कि कहीं ना कहीं बी लेवल के हीलर के होने की वजह से ही वो जिंदा रह पाया या कई सारी मुश्किलों का सामना कर पाया। जिस सबको सुन जूही भी कहती कि हाँ, तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए और इसके लिए तुम्हें मुझे ट्रीट देनी चाहिए, जैसे कोई डिनर वगैरह। पर जहाँ सच में जिन्बू के पास खुद के खाने के पैसे तक नहीं है। पर इस सब के अलावा आगे उन लोगों को मिल चुका होता है गेट, जिसके अंदर शायद इन्हें मिल सकती है और लूट। और वहीं दूसरी तरफ नई नई शक्ति मिली हंटर्स की कन्वोकेशन चल रही होती है, जिनको अपनी शक्तियों के बारे में ध्यान रखने को कहा जाता है, अपने घमंड और एरोगेंस को दरकिनार करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि जब भी ये किसी डंजन में जाएंगे अपने मिशन को अंजाम देने के लिए, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, जिस सबको ध्यान रखते हुए डरना जरूरी है इनके लिए। पर कुछ हंटर्स उस डर को दरकिनार करके
आगे बढ़ते उस डंजन के उस गेट को खोलने की ओर, जो एक बड़े से महल की तरह होती है, जिसके दरवाजे को खोलते ही इस महल के चारों तरफ लगी हुई मशालें जलने लगती है नीले रंग की रोशनी के साथ। जिस डंजन या महल के अंदर इन्हें कई सारे स्टैचूज दिखते हैं और उन सब में एक सबसे बड़ा स्टैचू भी होता है। जिस पूरी जगह को ये देखते हैं और इन्हें यह एक स्क्रिप्ट दिखती है जिसमें लिखा होता है कुछ स्टेप्स जैसे रिवर्स गॉड की पूजा करना और इसी तरह की चीजें, जहाँ वैसे जूही को उनमें से एक स्टैचू की आंखें हिलती हुई दिखती है, जिस पर जिनवो को लगता है कि वो शायद इमेजिन कर रही हुई है ये सब। पर जैसे ही उनमें से एक शख्स इस पूरे स्क्रिप्ट को पढ़ के खत्म करता है, उस जगह का दरवाजा बंद हो जाता है। जिस सबसे परेशान होकर चिढ़ता हुआ उनमें से एक शख्स जाता है उस गेट की ओर, क्योंकि उसने वोट किया था कि वो अंदर इस डंजन में नहीं आएगा। पर उसे गेट के करीब पहुंचते ही उसको उनमें से एक स्टैचू काट देता है। जिस सबको देख के जिनवो भाप पाता है कि जिसको उसने काटा वो एक डी रैंक का हंटर था, तो उस चीज का सामना कर पाना जिनवो की बस की नहीं होगा। पर एक कमजोर हंटर होते हुए जिनवो कई बार मौत का सामना कर चुका है। जहाँ जब हम बात करें उसकी पहले रेड की, तो उस समय भी अपने झुंड से अलग हो गया था, जिसके बाद उसको ई रैंक के मॉन्स्टर्स ने जख्मी कर दिया और उसने हफ्ता भर बिताया अपना हॉस्पिटल में। जहाँ ऐसा ही कई बार हर तरह के डंजन में होता रहा, तो चाहे कितना भी कमजोर लेवल का डंजन क्यों ना हो, उसे हर बार वहाँ जद्दोजहद करनी पड़ी। जहाँ बाकी हंटर्स अच्छे गियर्स खरीद लेते थे पैसों का इस्तेमाल करते हुए, जो उन्हें एसेंस स्टोन बेच के मिलते थे, और जिस वजह से वो आसानी से शक्तिशाली बीस्ट को भी हरा देते थे। पर जहाँ इसके पास सिर्फ एक चाकू ही था, जो उससे पहले खाली हाथ जाने के मुकाबले काफी सही था। पर पैसों की तंगी के चलते उसके पास बेहतर जूते भी नहीं थे। पर दिन निकलते गए, जहाँ वो एक ऐसा काम कर रहा था जिसमें उसकी जान पर खतरा लगातार बना हुआ था, जिसको देखते हुए वो अपॉर्चुनिस्टिक बन गया और मौके का फ़ायदा उठाकर सही टाइम पे अटैक करना सीख पाया था। जिस वजह से वो जान पाता है इस मोमेंट पे कि उन पर हमला होने वाला है, जहाँ वो वहाँ मौजूद बाकी लोगों को झुकने के लिए कहता है, जिनके झुकने के साथ एक वार होता है, और जो समय पर नहीं झुकता या पीछे हटता वो उस वार की चपेट में आ जाता है। जिस सबके साथ जिनबू हैरान और परेशान होता है कि ये अब क्या करेंगे, ये लोग अंदर यहाँ ट्रैप हो चुके हैं, ये बस अब मारे जाएंगे, ये सभी अब मारे जाएंगे, जो सोच रहा होता है जिनबू। तो क्या होगा कहानी में आगे? तो अब तक की कहानी में ये गलती से एक डुअल डंजन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ हालात डी रैंक के डंजन जैसे बिल्कुल नहीं होते जिसमें लोग घुसे थे। वहाँ चीज़ें काफ़ी खतरनाक हो जाती है, पर जिन हो कि अब तक की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसे बचाती है आगे होने वाले अटैक्स से। पर उससे बचने के बावजूद भी उनमें से एक का हाथ जख्मी हो जाता है, जो एक सी रैंक के हंटर होते हैं, जो वैसे इसके अलावा बी रैंक के डंजन में भी जा चुके हैं, और ये अपने उस एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि ये डंजन बी से ऊपर का है, ये ए या ए से भी ऊपर एस रैंक का डंजन है। और जहाँ वैसे इसकी थीम के हिसाब से इस डंजन के अंदर किए जाने वाली चीज़ें लिखी हुई है, जैसे पहले पूजा करो गॉड की, दूसरा गॉड की तारीफ करो, और तीसरा गॉड पे विश्वास करो। और जो इन सब बातों को नहीं मानेगा वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। और अगर इन सब बातों की माने तो वहाँ मौजूद वो बड़ी स्टैचू शायद गॉड को रेफर करती है, जिसके साथ शुरू होते 10 साल पुरानी बातें, जब से गेट अपीयर होना शुरू हुए, और उसके साथ ही जिन गेटों के अंदर मिले डंजन, जहाँ कुछ शक्तिशाली जीव पाए जाते, जिनको हराने के लिए कुछ लोगों में शक्तियाँ जागृत हुई, जिन्हें हंटर कहा जाने लगा। और एक बार जब इनमें शक्ति जागृत होती है, उसके बाद दोबारा ये उन शक्तियों के लेवल को चेंज या बदल नहीं सकते। और इस तरह के ये गेट के अंदर इन्हें मिला एक खतरनाक मॉन्स्टर जिसका सामना ये लोग नहीं कर सकते। जहाँ वैसे हम जिनवो की बहन को देख पाते हैं, जिससे उसकी फ्रेंड जिनवो के हंटर होने के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ जिनवो की जिंदगी ई रैंक के हंटर होने के नाते काफ़ी टफ होती है। अब वैसे उस डंजन के अंदर ये लोग वहाँ से बाहर निकलने के तरीके सोच रहे होते हैं, पर वहाँ मौजूद उनमें से एक हंटर का सबर का बांध टूट जाता है, जिसे अपनी रफ्तार पे काफ़ी घमंड होता है, और वो तेज़ रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकलने की सोचता है, जो अपनी शक्ति से तेज़ी से वैसा करता भी है। लेकिन थोड़ी दूरी तय करते ही उस स्टैचू की आंखें चमकती है और उसके ऊपर वार होता है, जिसके बाद सिर्फ उसके पैर ही बचते हैं और वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इस स्टैचू के लिए इनको मारना कोई बड़ी बात नहीं है, वो चाहे तो ये सब एक झटके में कर सकता है। पर इस सब का मकसद कुछ और है, इन्हें फॉलो करने पड़ेंगे उन इंस्ट्रक्शन को जो कि इन्होंने यहाँ पढ़ा था। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, तो अब इन्हें बढ़ना है दूसरे स्टेप की ओर, जिसको चेक करने के लिए जिनवो खड़ा होता है। और जैसे ही वो खड़ा होता है, उस पुतले की आंखें चमकने लगती है, जिसको देख वो अपना सर फिर से झुका लेता है, जिससे वो मूर्ति कुछ नहीं करती। तो जिनवो कुछ समझ चुका है, जिसके बाद वो सबको कहता है अपना सर नीचे करो और उस मूर्ति के सामने झुक जाओ। जिसके बाद कुछ अलग चेंज दिखता है और वो मूर्ति कुछ नहीं करती, वो शांत हो जाती है। पर ये लोग अभी डरे होते हैं। पर जिनमें से एक बंदा खड़ा होता है, और वो खड़ा होकर सामने खुश होता है कि वो मूर्ति अब कुछ नहीं कर रही, और सच में मूर्ति इस समय कुछ नहीं कर रही होती। तो फिलहाल इनके ऊपर कोई भी हमला नहीं होता,
पर अब आगे क्या करें, क्योंकि वो मूर्ति खड़े होकर चलना शुरू कर देती है इन सभी की ओर। जिस सबको देखते हुए ये इस चिंता में आ जाते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। जहाँ जिन्वो का आइडिया होता है कि इन्हें अब प्रेज करना पड़ेगा, तारीफ करनी पड़ेगी गॉड की, वहाँ लिखे उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। पर ये लोग उस गॉड की तारीफ कैसे करेंगे जो किसी को समझ नहीं आती। पर उनमें से एक शख्स सामने आता है जिसे सबके बारे में काफ़ी नॉलेज है और उसे पता है कि कैसे पुरानी गाथाओं में भगवान की तारीफ की जाती थी। और वो वही करने के लिए वहाँ खड़ा होकर शुरू करता है प्रेयर करना और भगवान की तारीफ करना, जिससे वो मूर्ति थोड़ी स्लो हो जाती है और ये चीज़ शायद असर कर रही होती है। पर जिन्हों को एक ख्याल आता है कि ये मूर्ति रिवर्स गॉड है, तो इस तरह की अच्छी प्रेयर उस पर शायद काम ना करे। जैसा होता भी है, जहाँ वो बड़ी सी मूर्ति एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपना पैर आगे बढ़ाकर उस शख्स को कुचल देती है, और ऐसा ही कुछ करते हुए वहाँ बैठी एक लड़की को भी कुचल देती है। जिस सबसे घबरा कर बाकी लोग वहाँ से यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। जिस सबसे बचने के लिए एक शख्स वहाँ से भागकर एक दूसरी मूर्ति के साथ खड़ा हो जाता है, पर उस मूर्ति के हाथ में तलवार थी जिसकी वार से वो दो हिस्सों में कट जाता है। जिस अपने परिवार से दोबारा मिलना था, पर अब ऐसा कुछ दोबारा नहीं हो पाएगा। जाए कि कर सभी लोग इस तरह से उन दूसरी मूर्तियों का भी शिकार हो रहे होते हैं। जिस सबको देख कुछ नहीं सोचता जिन्वो को, जो सोचता सोचता सा एक कंक्लूजन निकालता है कि सभी लोगों को उन मूर्ति के पास जाना चाहिए जिनके पास कोई हथियार नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी होती है जिनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कोई हथियार नहीं। और ये लॉजिक काम करता भी है, क्योंकि वो मूर्ति अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करती है और इनके ऊपर कोई भी हमला नहीं होता। और ऐसा करते करते जिन्वू और जूही एक मूर्ति के पास आते हैं, लेकिन दो लोग एक मूर्ति के पास आने पर वो मूर्ति नहीं काम करती, जिस वजह से वहाँ जूही को छोड़ जिन्वू आगे दूसरी मूर्ति की ओर बढ़ता है जिसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसा करने के लिए उसे बचना पड़ता है उस बड़ी सी मूर्ति के पैरों से भी। जिस बचाव के दौरान वो गलती से एक दूसरी मूर्ति के पास पहुंच जाता है जिसके हाथों में एक शील्ड होती है, और जिस शील्ड से उसके ऊपर वार होता है, जिससे काफ़ी हद तक जिन्वू जख्मी हो जाता है। पर फिर भी अपने आप को रगड़ता हुआ रेंगता हुआ आगे बढ़ता है वो, जिसके पीछे वो बड़ी सी मूर्ति भी अपने पैरों के लिए बढ़ती है जो उसे कुचलने ही वाली होती है। पर आखिरी मोमेंट तक वो खुद को संभाल कर बच बचा कर पहुँचता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास। पर वह मुकाम पूरी तरह से सफल नहीं था, क्योंकि ऐसा करने में जिन्वू को अपना एक पैर भी गंवाना पड़ा। जिस कटे हुए पैर को हील करने की कोशिश करती है जूही, पर उसकी खुद की लिमिट इतनी पुश हो चुकी होती है कि वो ऐसा नहीं कर पाती। तो सभी वहाँ अफसोस करते हैं उन सभी लोगों का जो मारे गए। जिसके बाद वो एक दूसरे को कोसने लगते हैं यहाँ आने का फैसला करने को लेकर, जिसमें कुछ लोगों ने मना भी किया था। पर जिस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका लीडर लेता है, जिसने यहाँ आने का फाइनल डिसीजन लिया था इन सब के वोट्स के हिसाब से। पर इनकी आर्गूमेंट के बीच में वो गॉड अपना हाथ उठाता है, उठा हुआ प्लेटफॉर्म सामने आता है, जिसे दिख जिन्वू कहता है ये शायद पुरानी गाथाओं के हिसाब से भगवान को अब शायद हमसे बलि चाहिए। जोसेफ सन वहाँ चिड़े हुए लोग उनके लीडर पर तलवार तान कर उन्हें आगे बलि की तरह बलि देने वाली जगह पर ले जाते हैं, और इस सबको अपनी जिम्मेदारी मानकर उस जगह जाकर खड़े भी हो जाते हैं, जिनके उस जगह जाकर खड़े होने से उस जगह के घेराव में एक लौ जल जाती है। पर आगे कुछ भी नहीं होता। मतलब ये किसी तरह की कोई बलि नहीं थी, जो समझकर जिन्वू वहाँ मौजूद बाकी लोगों से कहता है उन्हें उस जगह के नज़दीक ले जाने के लिए, ताकि वो उस जगह का मुआयना कर सके। तो जैसे ही दो लोग जिन्वू को सहारा देते हुए वो अंदर ले जाते हैं, तो वहाँ मौजूद उन चारों की वजह से चार लौ जल उठती है। तो अब आगे जिन्वू को उसके बाद कुछ समझ नहीं आता, जो उम्मीद करता है कि उन्हें शायद वेट करना चाहिए जब तक कि उन्हें कोई बचाने वहाँ नहीं आता, पर बस उससे पहले ये लोग खुद ना मारे जाए। तो आमतौर पर गेट 7 दिन के बाद पूरी तरह से खुलता है, जिसके बाद वहाँ मौजूद बीस्ट इंसानी दुनिया में घुस सकते हैं, जिसको रोकने के लिए इनका मेन पर्पस होता है इस दुनिया में घुसकर बॉस को हराकर गेट बंद करना। और अगर ये लोग यहाँ हार गए और 7 दिन तक यहाँ कोई नहीं आया, तो ये गेट टूटेगा और वो बड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जो सब सोचने के बाद जिन्वू उन दोनों को भी इस गोले के अंदर आने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों भी अंदर आते हैं और 2 और लौ जल जाती है, और आसपास बिजली के चमकने के बाद नीले रंग की लौ जल उठती है, जो उस गोले को चारों तरफ से घेर लेती है। पर साथ ही उस डंजन का गेट भी खुल जाता है, और उस नीली लौ में से एक लौ बुझ जाती है, और वहाँ मौजूद बाकी बड़े बड़े सैनिक या दानव आगे चलकर बढ़ना शुरू करते हैं, जिससे ये सब घबरा जाते हैं। पर जिन्वू नोटिस करता है कि उनकी तरफ देखने से वो रुक जाते हैं, तो इन सबको बस उनकी तरफ देखना है। जैसे ही सभी करते भी है,
पर उनकी तरफ देखते हुए उनमें से एक महिला काफ़ी घबरा जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिससे वो बड़ी सी स्टैचू आगे बढ़ना शुरू करती है। पर वो घबरा कर वहाँ से भाग जाती है और उस पर बाहर जाते हुए कोई भी हमला नहीं होता, जिस बारे में जिन्बू नहीं समझ पाता। तो इस दो गोलों में पहली लॉ इन सब की जिंदगियाँ हैं या ये सभी हैं जो इस घेराव के अंदर है, और दूसरी लॉ जो नीले रंग की है वो है बीतता हुआ समय, जिसको बाकी चीज़ें जोड़कर जिन्बू को समझ आता है कि पहला था भगवान के आगे झुको, दूसरा था तारीफ करो, और तीसरा है बिलीव करो, मतलब जो उनमें विश्वास नहीं करेगा और इस झूठे बहलावे को पाते हुए यहाँ से बाहर भाग जाएगा, वो शायद मारा जाएगा आगे चलकर। पर इस सब दौरान कोई दूसरा शख्स भी और ना झेल पाकर, जिसने जिन्बू को कंधा दिया हुआ था, जिन्बू को झटक कर वहाँ से बाहर भाग जाता है। पर जिसके बाद आगे जिन्बू ने बताता है कि उन्हें यहीं रुकना पड़ेगा, वो नीली रोशनी टाइमर है, और अगर ये सभी समय ख़त्म होने से पहले तक यहाँ रुके रहे तो सब बच सकते हैं। पर उनमें से एक को शक होता है कि अगर समय ख़त्म होने के बाद वो नहीं बचे, वो सभी मारे गए तो क्या होगा। और भले ही अब तक सबसे कमज़ोर होने के बावजूद भी जिन्बू उनके इतने काम आया हो और उसके वजह से वो लोग अब तक जिंदा ही क्यों ना रहे हो, वो और इस समय तक यहाँ नहीं रुक सकता। उसके परिवार वाले उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसका एक परिवार है जो सब सोचते हुए भारी मन के साथ वो शख्स वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो अभी ये सब इन सबको संभालना है, जहाँ जिन्वू अब हार नहीं मानना चाहता। पर उनके इस मिशन के लीडर उन दोनों को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर एक आखिरी बंदा भी यहाँ मौजूद रहेगा तो ये गेट खुला ही रहेगा, और वो ये मौका अपने से जवान लोगों को देना चाहते हैं जो भविष्य हो सकते हैं। जिस वजह से वो जूही को जिन्वू को यहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जूही के पैर काम नहीं करते और वो वहीं गिर जाती है, जिस पर जिन्वू सॉन्ग को कहता है जूही को वहाँ से लेके जाने के लिए। पर जो बात जूही के गले नहीं उतरती, जिस पर जिन्वू जूही से किए हुए वादे को याद करते हुए उसको एक माना स्टोन देता है ताकि वो उसको डिनर करने के लिए इस्तेमाल कर सके, जैसा कुछ वादा किया था जिन्वू ने जूही को। पर फिर भी वो जिन्वू का कहना नहीं मानती, जिस पर सॉन्ग हालात को देखते हुए उसे बेहोश कर वहाँ से ले जाते हैं। तो अब सिर्फ जिन्वू बचा है वहाँ मरने के लिए। पर वह फिर भी पूरी तरह से हार नहीं मानता और वहाँ पड़ी तलवार उठाकर तैयार हो जाता है उनका सामना करने के लिए, जो उस समय तक उसे करीब पहुँच चुके होते हैं और उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जो उनके सामने काफ़ी कमज़ोर, बेबस और छोटा सा रह जाता है, जो उस पल हकीकत या उन सब बातों के बारे में सोच रहा होता है कि वो हमेशा ही कमज़ोर रह जाता है। और उसके आसपास के लोग इसी बात का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाते हैं। और तभी उन बड़े स्टैचू के वार से उसका एक हाथ कट जाता है, और उनके वारों को खाते हुए भी वो जूझना बिल्कुल नहीं छोड़ता, वो हिम्मत नहीं हारता, जो मन ही मन सोचता है कि उसे और स्ट्रॉन्गर बनना था, उसे और स्ट्रॉन्गर बनना था, पर वो ना बन सका। पर उसके बावजूद भी अब तक वो किसी तरह से सरवाइव कर पाया, जो उनके सारे वारों से किनारे होकर आगे कुछ और कहने जा ही रहा होता है कि तभी उनकी तलवार का एक वार उसके कंधे के किनारे पर होता है, जो वहाँ से भागने वाले बाकी लोगों की बातें करता है, जो कि इनके आभारी थे। पर आभारी कुछ नहीं होता, जो मतलबी होता है वही झूठा आभार दिखाकर आखिर में सब कुछ पाता है। जहाँ जिन्बू का भी एक परिवार था जिनके पास उसको जाना था, पर अभी फ़िलहाल वो सिर्फ इनका एक शिकार बन के रह गया है, जहाँ ये पुतले उसे ऊपर उठाकर नीचे झटक देते हैं, जिसके बाद वो गिरता है उनके बनाए पोडियम के ऊपर, जिसके चारों तरफ उसका खून बिखर कर फैल जाता है। पर वो अब भी जिंदा होता है, जिसे फील होता है कि सिर्फ वही है जो मरने वाला है, या वो खुद को धोखा दे रहा है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। और उस स्टैचू की तलवार ऊपर की ओर उठकर उसकी ओर जाने ही वाली होती कि वो सबको देख के वो सोच रहा होता है, काश मेरे पास एक चांस और होता। जहाँ वो तलवार इससे पहले उस तक पहुँचे, समय समाप्त हो जाता है और वो नीली आग बुझ जाती है, जिसके साथ ही उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है, द सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक, जिसे एक प्लेयर की तरह चुना गया है, और क्या ये उसको एक्सेप्ट करेगा। और सामने दो सवाल आते हैं, हाँ या ना, जहाँ शायद इस हालत में वो हाँ को चुनता है। तो अब तक की कहानी में जिन्वू के इन्फॉर्मेशन के वजह से सब लोग वहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं, पर वहाँ किसी को रुकना पड़ता है उन बड़े बड़े सिपाहियों को रोकने के लिए, जैसा इनके कैप्टन ने किया था। पर जिन्वू की टांग कटी होने के वजह से वो रुकने का फैसला करता है, और उनके कैप्टन वहाँ बेहोश पड़ी जूही को लेकर निकल जाते हैं, और अकेला वहाँ बचता है जिन्वू, जो उन सभी सिपाहियों पर एक साथ नजर नहीं रख पाता, जिस वजह से वो सभी सिपाही एक एक कर जिन्वू के ऊपर हमला करते हैं। और इस पल जिन्वू अपने जिंदगी के सारे जज्बात एक साथ महसूस करता है, जैसे वो यहाँ क्यों आया, आखिर वो हंटर बना क्यों, या लोगों के साथ वो अच्छा क्यों रहा, उसे पहले खुद निकल जाना चाहिए था।
और काश उसको एक और चांस मिल पाता जिस दौरान उसके ऊपर एक और हमला होने ही वाला होता है और वो खुद को पाता है एक हॉस्पिटल के अंदर जहां अब वो जख्मी नहीं है और उसका हाथ भी सही सलामत है। जिस सब के कुछ देर बाद उससे मिलने आते हैं हंटर एसोसिएशन के कुछ लोग जो बताते हैं कि वो 3 दिन से बेहोश है और उसकी खबर दी थी उसको जूही और मिस्टर सॉन्ग जो इनके कैप्टन थे उन्होंने। जिस सब के बाद मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ नहीं है और जूही उस सबसे अब भी सदमे में। तो इन सबको उस जगह की खबर मिलते ही एक गिल्ड उस तरफ गया जिन्हें कि बताया गया था कि उस जगह डबल डंजन आ चुका है और एक एस रैंक का दुश्मन भी उनके खिलाफ खड़ा है। पर जब वो गिल्ड वहां अंदर जाता है उन्हें सिर्फ एक ही शख्स मिलता है और कोई डंजन नहीं दिखता जिस पूरे डंजन में अकेले लेटा होता है जिनवू। तो ना तो वहाँ कोई मंदिर था और ना वो बड़ा सा स्टैचू। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये सब रिलेटेड हो जिनवू के सेकंड अवेकिंग से जहाँ दोबारा उसने अपनी शक्तियों को जगाया हो नई पावर को अचीव करने के लिए। जिस सबको देखते हुए वो टेस्ट करना चाहते जिन्वू की पावर्स को तो वो चेक करते हैं मानामीटर पे जिन्वू की शक्तियाँ जो रेटिंग मिलती है उन्हें सिर्फ 10 की जहाँ एक आम ई रैंक वाले हंटर की भी रैंकिंग 70 तक पहुंच सकती है। पर ये उन समय भी सबसे कम है। जिस सबसे इनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चलता है कि आखिर कैसे कैसे जिन्वू इस सबसे बच पाया। और जैसा कि आपने देखा लास्ट एपिसोड में जिन्वू के मरने से पहले या आखिरी बार पढ़ने से पहले उसे एक स्क्रीन दिखाई देती है जैसा कि कुछ उसको अभी भी हॉस्पिटल में दिखाई देता है। और वैसे तभी वहाँ जिन्वू की छोटी बहन आती है जो उसको डांटती है उसके रैकलेस होने पर जिन्वू उससे पूछता है उस स्क्रीन के बारे में जो उसको दिखाई दे रही है पर वो सिर्फ उसी को दिखाई देती है उसकी बहन को नहीं। और ये एक टच पैनल नहीं होता इस पर आप बोल के इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे अभी आई नोटिफिकेशन को खोलने के लिए उसे ओपन बोलने की ज़रूरत थी जो अपने बहन से बात करते हुए बोलता है और अंदर पाता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके डेली क्वेस्ट या टास्क की तरह होते हैं जिन सबको किसी गेम की तरह उसे पूरा करना पड़ता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो कुछ पेनल्टीज़ भी है जो उसको भरनी पड़ेगी या भुगतनी पड़ेगी। तो डेली क्वेस्ट में सामने आता है उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे रनिंग स्क्वाट्स पुशअप्स पुलअप्स वगैरह पर वो उन सबको बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं करता जिन सबको करने के लिए एक समय दिया गया होता है जिस समय के दौरान उसे पूरा करना था उन सबको पर वो ऐसा नहीं करता और जिन वो आराम से चिल करता है। पर उस डेली क्वेस्ट या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए दिया गया समय खत्म हो जाता है जिसके बाद जिन वो महसूस कर पाता है एक भूकंप। पर ये कोई सामान्य भूकंप नहीं होता क्योंकि इसके बाद जिन्बू हॉस्पिटल के उस बेड के ऊपर नहीं एक रेगिस्तान में होता है जिसके सामने एक बड़ा सा सेंटरपीट खड़ा होता है और उसके पास होते हैं पूरे 4 घंटे उस बड़े से सेंटरपीट को हेलो बोलने के लिए। पर उस सेंटरपीट को सिर्फ हेलो नहीं बोलना शायद गले मिलना चाहता है वो जिन्बू से जिसके वजह से उसके पीछे पड़ जाता है वो जिसे अपनी जान बचाकर जिन्बू काफ़ी तेज़ी से भागना शुरू करता है और लगभग भागता रहता है 4 घंटे तक जिस दौरान वो अपने हॉस्पिटल के बेड से गायब होता है और उसे स्टाफ भी ढूंढना शुरू कर देता है। पर साथ ही जिन्बू भी ढूंढ रहा है यहाँ अपनी ज़िंदगी के लिए एक और चांस जिस वजह से वो काफ़ी तेज़ भागता है और बिना उस सेंटरपीट के पकड़ में आए 4 घंटे पूरे कर लेता है और दोबारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है अपने कमरे में जिसके बाद वो धड़ाम से गिरता है। तो इस तरह से पेनल्टी क्वेस्ट पार कर लिए जिन्वू ने जिसके बदले उसको एक रिवॉर्ड भी मिलता है। पर जिन्वू दोबारा इस तरह की पेनल्टी नहीं चाहता जिस वजह से वो अगले दिन सुबह उठकर अपने सारे डेली क्वेस्ट को पूरा करता है। जिन क्वेस्ट के पूरे होने पर उसको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं जैसे फुल रिकवरी और उसकी एबिलिटी में एनहेंसमेंट जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। खैर वहाँ उससे मिलने जूही भी आई होती है जो उसको ट्रेनिंग करता देख उससे नहीं मिलती और उसके लिए लाए तोहफे को वहीं डेस्क पर रखकर चली जाती है। और इन सभी रिवॉर्ड्स के साथ उसको एक लूट बॉक्स भी मिलता है जिसके अंदर निकलती है एक चाबी जिस चाबी से शायद जल्दी वो कहीं भी किसी भी जगह एक डंजन खोल सकता है जैसा कुछ अब तक समझ आता है। और हम बढ़ते हैं आगे जिन्बू के फ्लैशबैक की ओर जहाँ हम जान पाते हैं कि वो एक हंटर क्यों बना क्योंकि एक दिन अचानक उसकी मॉम बेहोश होकर गिर जाती है जिनको इलाज के लिए काफ़ी पैसा चाहिए होता है जिस सब के लिए जिन्वू ने कई तरह के काम ट्राई किए और उन मेहनत भरे काम के दौरान जिन्वू ने सोचा क्यों ना हंटर बना जाए। अब भले उसके पास सिर्फ 10 पॉइंट थे लेकिन वो पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी थे उसके एक हंटर बनने के लिए। पर एक हंटर बनना भी उसके लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि वो एक ई रैंक का हंटर था और उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम पड़ जाती हर बार। जिन सब बातों को याद करता हुआ जिन्वू अभी अपने ट्रेनिंग पॉइंट से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है एबिलिटीज़ में से। और आगे हॉस्पिटल से बाहर निकलकर जिन्वू एक सबवे की तरफ बढ़कर चाबी का इस्तेमाल करता है जिस चाबी के बाहर निकलते वहाँ एक की होल आ जाती है और उसे खोल जिन्वू सबवे के अंदर पहुँचता है जो एक डंजन की तरह होता है लेकिन डंजन जैसा नहीं होता क्योंकि जिन्वू के अंदर घुसते ही एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो जाता है और जिन्वू उससे बाहर नहीं जा पाता। जो होती तो सेम वही जगह है
लेकिन एक पैरेलल डायमेंशन की तरह, जिसमें लोग दिखे जाते हैं आसपास लेकिन वो उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता और ना ही उसके इस डंजन के वजह से उन पर कोई असर होता है। और जिन्बू यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। बाहर निकलने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक टेलीपोर्टेशन स्टोन और दूसरा बॉस को हराना। तो जिन्बू को यहाँ इस डंजन को क्लियर करना है, पर उसने आज तक एक दुश्मन को भी सही से नहीं मारा। जहाँ जिन्बू सोचता है कि शायद उसके लिए मुश्किल हो सकता है अकेले इस डंजन को सरवाइव कर पाना, और तभी उसकी चिंता को बढ़ाते हुए वहाँ सामने आते तीन तीन गॉब्लिन, जिनमें से एक गॉब्लिन में जिन्बू के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और जिन्बू उन सभी गॉब्लिन्स के सामने जूझना शुरू कर देता है। कभी उन्हें काउंटर करता है और कभी उनके वारों से बचता है, पर उन्हें मार नहीं पाता। पर ऐसे जूझते हुए थोड़ी देर बाद जिन्बू अपने चाकू के वार से एक गॉब्लिन को मारने में कामयाब होता है, और फिर वो मारता है दूसरे गॉब्लिन को, जिससे उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है और तीसरे गॉब्लिन को भी काफ़ी आसानी से मार देता है। जहाँ जिन्बू महसूस कर पाता है कि उसकी शक्तियाँ पहले से बढ़ चुकी है, पर तभी उसकी गलतफहमी को दूर करने सामने आता है एक वुल्फ, जिसके वार को काउंटर करते हुए जिन्बू का चाकू टूट जाता है और इस वुल्फ के जबड़े स्टील के होते हैं। जहाँ उस वुल्फ की शक्ति को भाप कर जिन्बू के पैर कांपना शुरू कर देते हैं और वो महसूस कर पाता है डर को, और आगे वो वुल्फ भागता हुआ आता है, जिससे जिन्बू को एक खरोच लग जाती है और जिन्बू महसूस कर पाता है कि उसके साथ कोई हीलर भी नहीं है। तो अगर यहाँ कुछ भी गलत होता है उसके साथ तो बचने का कोई चांस भी नहीं है। जहाँ आगे वो वुल्फ भागता हुआ छलांग लगाता है जिन्बू की ओर। तो अब तक की कहानी में जिन्बू को एक चाबी मिलती है और उससे वो एक डंजन खोलता है, जिसके अंदर जाकर वो कुछ बीस्टों को हराता है जो गॉब्लिन होते हैं, जिनको हराना आसान था। लेकिन उसके बाद तभी उसके सामने आता है एक खतरनाक भेड़िया, जिसका लेवल पहले के बीस्टों से काफ़ी ज़्यादा है, जिसको हराना भी जिन्बू के लिए काफ़ी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। या ऐसा सिर्फ जिन्बू को लगता है, क्योंकि जब वो बीस्ट उसकी तरफ लपकता है जिन्बू उससे अपने शरीर की एजिलिटी से काफ़ी आसानी से बच पाता है और महसूस कर पाता अपनी बढ़ी हुई ताकत। जिसके बाद दोबारा जब वो बीस्ट हमला करता है जिन्बू के ऊपर, तो जिन्बू सिर्फ उसको अपने एक घूंसे से ही काउंटर कर लेता है और जिन्बू समझ पाता है उसकी बढ़ी हुई शक्तियों के बारे में। लेकिन अब भी वो बीस्ट उससे ज़्यादा पावरफुल है और जिन्बू के पास कोई हथियार भी नहीं उसे लड़ने के लिए, जिसे देखते हुए जिन्बू अभी सिर्फ उसके वारों को डॉच कर सकता है। पर तभी उसे याद आती है अपनी इन्वेंट्री की, जिसके बाद इन्वेंट्री सामने आती है और इन्वेंट्री में उसको मिलता है एक हथियार, जो एक कमाल की तलवार होती है, जिसका इस्तेमाल करते ही वो उस बीस्ट को बीच में से काट देता है। जहाँ उस बीस्ट को हराने से जिन्बू का लेवल अप हो जाता है। लेकिन अब भी ये काफ़ी नहीं है। अब भले उसके ज़ख्म भी हील क्यों ना हो गए हों, ये कशमकश ख़त्म नहीं होती। वहाँ इस तरह के और बीस्ट सामने आ जाते हैं, पर इस बार जिन्बू पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और तैयार होता है उन सबको हराने के लिए। पर पिछले वार के वजह से उसकी तलवार ज़मीन में अटक जाती है, जिसको वो निकालता उन बीस्ट को उसकी तरफ बढ़ने से पहले और उससे एक वार करता है उस बीस्ट के ऊपर। लेकिन वो बीस्ट उस वार को अपने दांतों से पकड़ लेता है, पर जिन्बू हार ना मानकर उस बीस्ट को एक लात मारता है, जिसके बाद वो उसको अपनी तलवार से काट देता है। जिस सबको देख वहाँ मौजूद दूसरा बीस्ट दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। तो इस सबसे जिन्बू का लेवल अप हो जाता है, जिसके बाद वो पहुँच जाता है लेवल 2 पर। तो अब क्योंकि वो बीस्ट भाग चुका है, वहाँ जिन्बू अकेला होता है, जिस पर वो सोचता है कि ये जो बीस्ट इसने मारा है उसके अंदर से कोई एसेंस स्टोन मिल सकता है, जिसके पास जाने पर उसको मिलता है एक दांत उस बीस्ट का, जिसे वो सेल कर सकता है उसी तरह के सिस्टम के किसी फंक्शन में, जिसे सेल करने पर उसको 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। जिसके बाद आगे जिन्बू सोचता है इस डंजन को क्लियर करने के बारे में, जिसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, बॉस को हराना, पर वो एक ई रैंक का हंटर है तो उसके लिए वैसा कर पाना शायद मुश्किल है, या फिर वो ट्राई कर सकता है। या दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन स्टोन ढूंढना, जिससे वो यहाँ से निकल पाएगा। लेकिन इस सब के बीच वो बीस्ट जो दुम दबा के वहाँ से भागा था, अपने साथ बंदे बुला कर ले आता है। मतलब वहाँ कई सारे उस तरह के बीस्ट देखे जाते हैं जिन्बू के सामने, पर जिन्बू सबसे बिल्कुल भी हिचकता या डरता नहीं है। वो डट के उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ता और आगे बढ़कर उन सभी बीस्टों को हराना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि मरना कैसा लगता है। जहाँ इस बार वो तैयार है उन सभी चिंताओं से बाहर निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और लड़ने के लिए, क्योंकि अतीत में उसने काफ़ी कुछ झेला है। उसकी मॉम बीमार थी, वो हंटर बना और उस दौरान वो मारा भी गया। जहाँ अभी के ये हालात उसके सामने कुछ नहीं है और वो तैयार है सबको और चुनौतियों से भरने के लिए, और वो उन सबको काफ़ी आसानी से हराता चला जाता है, जिस सबसे उसका लेवल अप होता चला जाता है और उसे मिलता है वुल्फ असैसिन का टाइटल। पर उन सबको हराते हराते उसकी वो तलवार भी ख़राब हो जाती है। तो उनसे वुल्फ को हराकर उसको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, जिन सब में से एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी होता है, जिसको देखो वो कश्मकश में पड़ जाता है कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या यहाँ से वापसी लेनी चाहिए। और वो फैसला करता है टेलीपोर्टेशन स्टोन को अंदर रखकर
आगे बढ़ने का। और वैसे इस जगह से बाहर जूही को हंटर एसोसिएशन वालों की कॉल आती है कि उसके आसपास एक डंजन है और उनके पास हीलर की कमी है, जहाँ जूही इस चीज़ को मना करना चाहती थी, लेकिन उसे याद आता है जिन्बू का जुनून, जिसे देख वो भी कंटिन्यू करती है और इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर पाती। और वहीं जिन्बू दूसरी तरफ कई सारे और बीस्टों का सामना करता है, जिनसे बीस्टों को हराते हराते वो देख पाता है कि उनके ऊपर लिखे हुए नाम अब सफ़ेद हो चुके हैं। उन्हें हराना उसके लिए अब काफ़ी आसान है। सफ़ेद मतलब उससे कमज़ोर, ऑरेंज मतलब उसके बराबर पावर वाले, और रेड मतलब खतरनाक, जिनको हराना उसके लिए भी मुश्किल है। पर इन सब को हराने के बावजूद जब जिन्बू आगे बढ़कर नीचे की तरफ जाना चाहता है, उसे महसूस होता है कि वहाँ पर जो मॉन्स्टर है उसको हराना उसके लिए थोड़ा और मुश्किल हो सकता है। वो बीस्ट उसकी कैपेबिलिटी से और पावरफुल हो सकता है, और साथ ही वो अगर आगे बढ़कर लड़ता है तो उसके हाथ की ये तलवार शायद आगे टूट ही जाए। पर फिर भी हिम्मत जुटाकर जिन्बू बढ़ता है आगे अंदर की तरफ अपनी किस्मत आजमाने, जहाँ वो जगह बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं है और वो मॉन्स्टर काफ़ी तेज़ ज़्यादा जिन्बू की तरफ, जिसके एक बार से ही जिन्बू की तलवार बीच में से टूट जाती है। और जिन्बू के इतने लेवल अप करने के बावजूद भी उस मॉन्स्टर का या बीस्ट का नाम अभी भी ऑरेंज में लिखा आता है, जो मोस्ट प्रोबेबली इस डंजन का बॉस है। और उसकी खाल या स्केल से तलवार आर पार ले जाना काफ़ी मुश्किल होने वाला है, और जहाँ वैसे भी जिन्बू की तलवार अब टूट चुकी है। और कुछ देर बाद जिन्बू की तरफ काफ़ी तेज़ से बढ़ता है वो, जिसे रोकने के लिए जिन्बू अपनी टूटी हुई तलवार का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी वो टूटी हुई तलवार उस बीस्ट के खाल के आर पार नहीं जा पाती, और जिन्बू को उसकी वारों से बचते हुए सोचना पड़ता है कि कैसे वो उसको हराएगा। पर इससे पहले कि जिन्बू कोई वार कर पाए, उस पर लगातार उस बीस्ट के कई सारे और वार होने शुरू हो जाते हैं, जिससे जिन्बू जूझता हुआ बचने की कोशिश करता है। पर वो सभी कोशिशें काफ़ी हद तक फेल होती दिखाई देती है, क्योंकि जिन्बू उन वारों से बच नहीं पाता, वो उनके चपेट में आ जाता है। जिन सभी वारों का सामना करने के बाद जिन्बू को महसूस होता है कि वो उन सभी वारों के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। पर बजाय डरने के जिन्बू अब भी खड़ा होता है और तैयार होता है, और तैयारी के साथ उसको हराने के लिए। जिस दौरान हम देख पाते हैं जिन्बू का फ्लैशबैक, जिसमें हम जान पाते हैं कि जिन्बू का निकनेम रख दिया गया था दुनिया के सबसे कमज़ोर हंटर के तौर पर तभी मिस्टर सॉन्ग ने उसका हौसला बढ़ाया था उस समय, और कहा था तुम उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। और खैर उस सब दौरान भी जिन्बू पिट रहा होता है उस बड़े से बीस्ट से, और वो सब याद करते हुए सोचता है कि मेरा मजाक उड़ाया गया क्योंकि मैं कमज़ोर था, जिस वजह से जिन्बू को खुद पर शर्म आती है। क्योंकि जब तुम पावरफुल होते हो सिचुएशन तुम्हारे अंडर कंट्रोल होती है, लेकिन जब तुम कमज़ोर होते हो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेबस लाचार होते हो। पर उन सभी बेबसी और कमज़ोरी के बावजूद अगर तुम खुद को संभालते हो, तुम अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हो, या किसी तरह की तरकीबों के साथ सामने आते हो, तब भी कुछ नहीं हो सकता। तब भी कुछ नहीं हो सकता जब तुम्हें सामना करना पड़े किसी स्ट्रॉन्गर का। जहाँ जिन्बू रेफर कर रहा होता है उस डुअल डंजन की बातें, जहाँ उसकी दिली कोई काम नहीं आई और उसे नहीं बचा पाई, और जिस सब वजह से ही वो इस मुकाम तक पहुँचा है जहाँ वो और कमज़ोर नहीं रहना चाहता। जिस सब दौरान उसे एक और वार का सामना करना पड़ता है उस बीस्ट का, लेकिन जिन्बू बिल्कुल भी हारता नहीं। जहाँ उसके आसपास कुछ अलग सा और आ जाता है, और वो कहता है कि मैं और पावरफुल बनना चाहता हूँ। जहाँ वो बीस्ट दोबारा उसकी तरफ बढ़ता है, और जिसके खाल को छेदने के लिए जिन्बू इस्तेमाल करता है अपनी टूटी तलवार का। जहाँ इस पल जिन्बू के दिल में बिल्कुल भी कोई डर नहीं है, क्योंकि ये उस बीस्ट जो कि डुअल डंजन में देखा गया था उसके मुकाबले कुछ नहीं है। और जिन्बू उससे पूरी तरह से भिड़ पड़ता है, जहाँ उसकी तलवार उसके स्केल में यानी कि खाल में फंस जाती है, और ऐसे कुछ और वार भी करता है वो, लेकिन उस सबसे कोई ज़्यादा फायदा होता नहीं है, क्योंकि कुछ देर बाद उसके हाथ से वो तलवार छूट जाती है, और जिन्बू खाली हाथे लड़ना शुरू करता है उससे। जहाँ उसे वो खाली हाथ से दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस सबसे वो बीस्ट भड़क कर जिन्बू को यहाँ पटकने की कोशिश करता है, जिससे जिन्बू को चोट लग जाती है। और खून में लथपथ जिन्बू तब भी हार नहीं मानता, और उस बीस्ट को उस जगह से पकड़कर और तेज़ दबाता है, जिससे उस बीस्ट की चीख निकल जाती है, पर जिन्बू हार नहीं मानता, और इस तरह से पुरजोर आजमाइश करते हुए जिन्बू उसको मार देता है। जिस सबके बाद शुरू होती है नोटिफिकेशंस की बौछार, यानी लेवल अप लेवल अप लेवल अप। जहाँ उस बीस्ट को लाने के बाद जिन्बू को मिलता है खंजर, जिस खंजर की खासियत होती है पैरालाइज करना, यानी उसके इस्तेमाल से कुछ समय के लिए आपका प्रतिबंधी या दुश्मन या मे बी कोई छोटा मोटा प्यारा बीस्ट कुछ समय के लिए पैरालाइज हो जाएगा, और साथ ही उसकी एनर्जी भी 1% एक सेकंड की दर से कम होती चली जाएगी, जो एक सी लेवल का आइटम होता है। साथ ही एक पोशन या पोशन के रूप में पॉइजन भी मिलता है, जो एक ए रैंक का आइटम होता है। और अब क्योंकि डंजन के बॉस को हरा दिया है तो डंजन क्लियर हो जाता है, और जिन्बू अपनी असली दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसके हाथ में भी उसकी वो टूटी हुई तलवार होती है। जिस सभ्य से बाहर निकलते ही उसको एक पुलिस ऑफिसर मिलता है, जो कहता है तुम्हें पता नहीं यहाँ घूमना मना है, तुमने ब्रॉडकास्ट नहीं देखा। और तभी उसके हाथ में वो तलवार देखकर वो समझता है वो हंटर है, और उसको वो मौका वारदात की ओर ले जाता है। तो ब्रॉडकास्ट के हिसाब से एक डंजन ब्रेक हो चुका है, जिसमें से कुछ बीस्ट डंजन छोड़ बाहर आ चुके हैं, जिनमें से कमज़ोरों को हरा दिया गया है, लेकिन अभी भी बॉस लेवल या पावरफुल बीस्ट बाहर घूम रहा है।
जिसको हराने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद है। जिस तरह पहुँचता है जिन्वो भी, और वो देखता है बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो डी और ई रैंक के ही है। जहाँ वो गोलेम भी डी रैंक का ही है, जिसको हराना इनके लिए इसलिए मुश्किल पड़ रहा है। जहाँ उनके पास कुछ हीलर भी होता है, और एक बी रैंक के हीलर यानी जूही भी होती है वहाँ पर जो अपनी शक्ति पे फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि गोलम के पैर के झटके उसे काफ़ी हद तक उस सदमे की याद दिलाते हैं, जिस सबको जिन्वो भी समझ पाता है। और फिर वो पीछे से रुक एक तलवार फेंकता है उस गोलेम के डिफेंस को ब्रेक करने के लिए, ताकि वो गोलेम हार सके। जहाँ जिन्वो के एक वार से ही उसका डिफेंस टूट जाता है, और बाकी हंटर्स के छोटे मोटे वार से वो गोलेम मारा जाता है, या शायद वो उसी एक वार का असर था जो वहाँ मौजूद बाकी हंटर्स समझ पाते हैं। लेकिन उससे पहले कि उसको देखे या जान पाते, जिन्वो वहाँ से निकल चुका होता है। जहाँ जिन्वो का मानना ये होता है कि उसने उसको नहीं हराया, वहाँ बाकी हंटर्स भी थे जिन्होंने काफ़ी समय से उस पर वार किया था, इसलिए उसका डिफेंस कमज़ोर हो चुका था। पर कुछ भी सच हो सकता है जिन्वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है पहले के कंपैरिजन में, जिसको वहाँ से जाते हुए जूही देख लेती है। तो अब तक की कहानी में जिन्वो के शरीर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ चुकी होती है उसकी डेली क्वेस्ट को पूरा करने की वजह से, और ये उसका ऑलमोस्ट समय हो चुका होता है डिस्चार्ज होने का। तो जिस सब के बाद वो घर पहुंचता है और अपनी छोटी बहन को स्कूल के लिए रवाना करने के बाद अपने लेवल अप के स्टेटस को देखता है, जिसमें वो देख पाता है कि उसके पास 12 पॉइंट्स है और उसे इसे कहाँ खर्च करना चाहिए। और काफ़ी सोच विचार के बाद उसे वो एजिलिटी, प्रेजेंस और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। और खैर तभी जिन्वो के मकान मालिक का कॉल आ जाता है, जो वैसे काफ़ी जेनरस होते हैं, जो उसको 1 महीने का समय देते हैं, लेकिन जिन्वो उनसे ज़्यादा लंबा समय नहीं मांगता। उल्टा वो अश्योर करता है कि जल्दी उन्हें उनका किराया मिल जाएगा। और अब पैसे के जुगाड़ के लिए जिन्वो सोचता है एक अच्छा डंजन चुनने के बारे में, जैसे किसी हाई रैंक के डंजन को चुनना। पर एक ई रेंज वाले हंटर को ऐसा डंजन मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जहां अगर उसकी रैंक थोड़ी सी हाई होती तो उसे अच्छा डंजन मिलता, जो उसे वो क्लेम कर सकता है अपने रीअवेकनिंग के बारे में बताकर, जो कि एक ऐसा हंटर है जिसकी शक्तियाँ लगातार बढ़ती रहती है। पर वो चीज़ उसको सुर्खियों में ला सकती है, जो उसकी दिक्कतें थोड़ी और भी बढ़ा सकती है। जो कुछ देखते हुए ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन तभी उसे अपने हंटर पोर्टल में उसके लायक एक काम दिखता है, जिस लोकेशन तक वो पहुंचता है अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करते हुए, बस जिसके रिवॉर्ड को वो क्लेम नहीं कर पाता। पर जिस मिशन के लिए वो पहुंचता है वो एक सी रैंक डंजन का होता है, जहां उन लोगों को 8 हंटर चाहिए थे सी रैंक डंजन में एंट्री करने के लिए, साथ ही जिसमें से आधे हंटर सी रैंक के होने चाहिए थे, जो कंडीशन वो मैट करते हैं। बस उनके पास एक हंटर की कमी थी, जो जिन्वो हो सकता है, जिसका काम ज़्यादा कुछ नहीं है, उसे बस उनका सामान उठा के वहाँ घूमना है, जिसके बदले उसे अच्छा खासा शेयर मिल सकता है। बस मॉन्स्टर हरा के जो मिलेगा उसका हिस्सा उसे नहीं मिलेगा। पर उनकी टीम में कोई हीलर नहीं होती, जो चीज़ जिन्वो एक्नॉलेज करता है। पर उन लोगों के हिसाब से उन जैसे इंडिपेंडेंट टीम के साथ हीलर नहीं हो सकती, और उन्हें हीलर की ज़रूरत नहीं भी पड़ती, जो चीज़ें थोड़ी सी सस्पिशियस ज़रूर लगती है जिन्वो को। पर खैर आगे उसको देखता है कोई डी रैंक का हंटर, जिसके पास बहुत तगड़े गियर है, मतलब वो मोटी पार्टी है जिसके पास बहुत महंगे गियर है, गियर बोले तो हथियार और शील्ड वगैरह, जो वादा करता है जिन्वो से उसके पहले सी रैंक मिशन के तौर पर उसको बचाने का, क्योंकि जिन्वो के लिए अंदर खतरा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, जैसा कुछ कम से कम उसको तो ज़रूर लगता है। तो खैर सब अंदर बढ़ने की तैयारी करते हैं, जहाँ जिन्वो भी थोड़ा नर्वस है, क्योंकि उसके लिए पहली बार है जब वो एंट्री करने वाला है किसी सी रैंक के डंजन के अंदर। तो वो डंजन अंधेरे से भरा होता है, जिसके अंदर कोई भी ग्लोइंग स्टोन नहीं होता, और ना ही कोई मैजिक बीस्ट आसपास दिखता है, जिसमें काफ़ी अंदर तक पहुंचने के बावजूद भी एक भी मैजिकल बीस्ट नहीं दिखता। पर उस जगह के माहौल को भांपते हुए जिन्वो जान पाता है कि वो एक इंसेक्ट टाइप के मॉन्स्टर है, जिससे वो सबको आगाह करता है, और आवाज़ पर ध्यान देते हुए वो जान पाता है कि किस तरफ से वो हमला करने वाले हैं, और वो डायरेक्शन होती है उनके सर के ऊपर। और बाकी सब भी उनको भाप कर काफ़ी तेज़ी से उन सभी मॉन्स्टर को काउंटर करना शुरू कर देते हैं, जहां उनके कैप्टन की एबिलिटी होती है किसी को अपनी तरफ हमला करने के लिए मजबूर करना, जिससे सभी मैजिकल बीस्ट उसकी ओर हमला करते हैं, जिस मौके का फ़ायदा उठा के बाकी सभी हंटर्स काफ़ी आसानी से उन सभी मॉन्स्टर्स का सामना कर पाते हैं। जहाँ जिन्वो उन सभी के साथ के तालमेल को देख के समझ पाता है कि वो लोग काफ़ी समय से एक साथ काम कर रहे हैं। जहाँ जिन्वो जो कि नया है, वो भी अपने महंगे गियर के वजह से काफ़ी तक इसमें कोप अप कर पा रहा है, पर कुछ चीज़ें अभी भी शक के दायरे में रखती है जिन्वो को इन सबको लेकर, जैसे इनके पास कोई भी हीलर नहीं है। और अब बारी होती है उन सभी मॉन्स्टर के अंदर में से महंगे स्टोन्स निकालने की। खैर जहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं कैप्टन जिन्वो का, क्योंकि उसने बताया कि वो मॉन्स्टर कहाँ से आने वाले हैं, जो सब जानने के लिए जिन्वो अपने इंस्टिंक्ट को क्रेडिट देता है। पर जिन मैजिक बीस्ट को इन्होंने हराया है उनके ऊपर कुछ निशान दिखाई देते हैं, जो कि ना तो तलवार के थे और ना ही इनके मैजिक के थे, जो कि शायद इंडिकेट करते हैं कि ये इस डंजन के अंदर किसी और पावरफुल मैजिक बीस्ट से भिड़े होंगे, जिस वजह से इन्हें इतनी चोट लगी होगी। और अब सवाल ये उठता है कि वो क्या है, वो कौन सा मैजिक बीस्ट है जो इनका शिकार कर रहा है। खैर उन सभी की हरकतों को देखते हुए जिन्वो आगाह करता है जिन्हो को भी कि ध्यान रखना, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे।
तो वो आगे बढ़ते हैं डंजन के अंदर, जिसके अंदर कुछ और बिल्कुल नहीं मिलता। वो पूरा डंजन लगभग लगभग खाली होता है, बजाय कुछ छोटे मोटे मैजिकल बीस्ट के जो उन्हें आगे दोबारा मिलते हैं, जिन्हें मारने के बाद ये पाते हैं बॉस के चेम्बर को, जिसके आसपास जाला लगा होता है। और उससे आगे बढ़ने के बाद एक चेम्बर आता है जिसके अंदर बहुत सारे एसेंस स्टोन होते हैं, जिनकी कीमत अरबों में हो सकती है। पर ये मैजिकल बीस्ट के साथ नहीं मिला, जिसे देखते हुए जिनो सोचता है कि शायद इसमें हक हो सकता है जिनवो का भी, जिसको लेकर वो उनके कैप्टन से बात करता है कि ये बीस्ट के अंदर से नहीं निकले, और जिनवो के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी हमें अंदर मिलेगा उसका बराबर हिस्सा होगा अगर वो डंजन के अंदर मिलेगा। जिसे देखते हुए वो कैप्टन मानता है कि हाँ, सभी चीज़ों के 8 बराबर हिस्से होंगे, लेकिन अभी भी इस डंजन के बॉस को हराना बाकी है। और साथ ही वो लोग टूल्स लाना भूल गए हैं, जिन्हें ध्यान नहीं था कि इतने सारे क्रिस्टल उठाने के लिए मिलेंगे उन्हें अंदर, और उन्हें टूल्स लेके आना चाहिए था। और जिसे बोलने के बहाने के साथ वो उन दोनों को अंदर उस चीज़ पर नज़र रखने के लिए कहते हैं जिस दौरान वो लोग बाहर जाकर टूल्स ले आएंगे, जिसको अपोज करता है जिनो, क्योंकि उसके साथ है जिनबो जो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर है और वो भी एक डी रैंक का हंटर है, जिन दोनों के लिए ये माहौल थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर अकॉर्डिंग टू कैप्टन वो चीज़ अभी सो रही है, तो इन दोनों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली उससे, और वो जल्दी वापस आ रहे हैं टूल्स लेकर। हाँ, बस इन्हें उसे छेड़ना नहीं है ताकि वो जग ना जाए कहीं। और वो भरोसा रखने के लिए कहता है जिन्हो को उनके ऊपर, और जिनबो उसकी बातों को एनालाइज कर रहा होता है कि उसने इन दोनों को यहाँ अकेला छोड़ा, और सी रैंक के डंजन में घुसने के लिए आपको 8 मेंबर चाहिए होते हैं। और उसने कहा था वो अपने सभी रेड में बिना हीलर के जाते हैं। सभी रेड मतलब वो और भी सी रैंक के रेड में जा चुका है, तो उनके साथ पहले से ही बाकी के 2 और लोग भी होने चाहिए थे जो उनके इस 8 लोगों के कोटा को पूरा करे, पर वो नहीं है इनके पास। और साथ ही आगे इस चीज़ का रीज़न निकल के सामने आता है कि वो 2 लोग हमेशा मारे जाते हैं नए कोटे के साथ, क्योंकि आगे वो कैप्टन उस चेम्बर को सील करने के लिए कहता है, और जिस सबसे अब शक पूरा हो जाता है जिनबो का। और उसे याद आती है मिस्टर सॉन्ग की बात, जो उन्होंने कही थी कि डंजन के अंदर कुछ भी हो सकता है, जिससे काफ़ी सारी खतरनाक चीज़ें हो जाती है। लेकिन कभी कभी जब अंदर की बात किसी को कुछ पता ही नहीं होने वाली, तो उसको देखते हुए बहुत सारे लोग क्राइम भी करते हैं, जैसा अभी हुआ। और उसके कुछ देर बाद डंजन का बॉस एक्टिव हो जाता है, जिसके सामने खड़ा होता है शील्ड बनकर जिनबो को बचाने के लिए। और जिनबो भी महसूस करता है एक सी रैंक का मॉन्स्टर और ई रैंक हंटर, वो मॉन्स्टर एक अलग ही लेवल का है। पर जिनबो तभी सोचता है अलग ही लेवल का, अब तक उसने कई सारे मॉन्स्टर देखे और वो पहले से ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। जहाँ वो जिन्हो को पीछे हटने के लिए कहता है और वो सामना करने के लिए आगे बढ़ता है उस सी रैंक के बॉस का, जिस पर वो कहता है कि वो हराएगा इसको। तो अब तक की सोलो लेवलिंग की कहानी में जिनबो को नया असाइनमेंट मिलता है सी रैंक डंजन के अंदर, जहाँ 2 मेंबर्स की कमी की वजह से जिनबो को चुना जाता है, जिसका काम सिर्फ उनके लिए सामान उठाना था। पर वो पुरानी टीम जिनबो और उसके साथ के एक नए लड़के को वहीं छोड़कर डंजन से बाहर निकलते हैं सामान लेने, और डंजन को बंद कर देते हैं ताकि अंदर वो दोनों बॉस का शिकार हो जाए और बॉस आराम से सो जाए उन्हें खाने के बाद, जिसके बाद वो उसके अंदर के एसेंस स्टोन को कलेक्ट कर सके। जहाँ इस सब का अंदाज़ा काफ़ी हद तक जिनबो को था, और उनके वहाँ फंसने के कुछ देर बाद उस डंजन का बॉस जाग जाता है, जिसे देख अपनी नई शक्ति आजमाने के लिए जिनबो से लड़ने का फैसला करता है। और अब कहानी में आगे जिनबो तेजी से आगे बढ़ता है और उस बीस्ट के ऊपर कई सारे हमले करता है, पर उन हमलों का कोई भी असर उस बीस्ट के ऊपर नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी सॉलिड होती है जो किसी भी वार को उसे चोट पहुंचाने नहीं देती। और साथ ही उसके वार काफ़ी खतरनाक होते हैं, मतलब एक भी गलती हुई तो उससे जिनको मारा जा सकता है। और उसका ये कॉम्बैट स्टाइल काफ़ी ज़्यादा हैरान करता है जिन्हो को, क्योंकि उससे देखो समझ पाता है कि ये जो मूवमेंट वो देख रहा है वो किसी ई रैंक हंटर के नहीं हो सकते, और कहीं उसने अपनी रैंक झूठी तो नहीं बताई। जिस तरह के हंटर्स के बारे में उसने सुना है जो अपनी शक्तियाँ कंट्रोल कर कर अपनी रैंक कम बताते हैं, और उस तरह के हंटर्स को फॉल्स हंटर कहा जाता है, जिनके बारे में फेमस है कि वो लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं, यानी वो लोगों को मारते हैं सिर्फ मज़े के लिए। और अब जहाँ इस सबसे जिन्हो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, पर जिन्हो को उसको हराने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, जिसका फटीक लेवल 57 तक पहुँच चुका है, जिस लेवल के और बढ़ने पर उसकी रफ्तार कम हो सकती है। पर उसके पास जो हथियार है उसके वार लगने पर सामने वाले की शक्तियाँ लगातार कम होती रहती है, तो उसे अब इस स्पाइडर का सॉफ्ट पॉइंट ढूंढना जिस पर वार करने के बाद उस स्पाइडर की शक्ति लगातार कम होती जाए, और जिन्हो उसकी आंखों पर निशाना साधे उसकी ओर बढ़ता है। लेकिन तभी वो स्पाइडर अपना अगला वार करता है, जिस वार के साथ वो अपने मुंह से एसिड छोड़ता है, जिसे देखते हुए जिन्हो अपने आप को और नहीं रोक सकता, जिसके बाद वो अपनी बाकी एबिलिटी से अपनी रफ्तार बढ़ाकर काफ़ी तेज़ी से वार करता है उस बीस्ट के ऊपर। लेकिन उससे भी उस बीस्ट को ज़्यादा कुछ नहीं होता, या यूँ कहे कि कुछ भी नहीं होता। पर जिन्हो फिर भी जूझता हुआ अपनी रफ्तार और बढ़ाता है, पर उस समय तक उसका फटीग लेवल 70% तक पहुंच चुका होता है, जिस वजह से उसकी रफ्तार कम हो जाती है और उसे शिकार होना पड़ता है उस स्पाइडर के वार का, जिस वार से जिन्हो एक किनारे गिर जाता है। और तभी उसे याद आता है उसका वो रिवॉर्ड जो उसने क्लेम नहीं किया,
जिसके साथ ही वो अपने आप को फुल रिकवर कर लेता है और दोबारा फुल एबिलिटी और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ता है उस स्पाइडर को हराने के लिए। और इस बार वो कामयाब होता है उस स्पाइडर की आंख पर अपने हथियार से वार करने में, जिससे उस हथियार की एबिलिटी उस स्पाइडर पर काम करना शुरू करती है और उस स्पाइडर की शक्तियाँ लगातार ड्रेन होना शुरू हो जाती है। जिस जीत को देखकर जिन्हो और हैरान हो जाता है और उसे क्लियर हो जाता है कि जिन्हो फॉल्स रैंकर है। जिसके बाद वो जिन्हो की और केयर करने लगता है, उसे पानी पिलाता है और उसके लिए उसका सामान कैरी करने की बात करता है। साथ ही कुल्हाड़ी लेकर तोड़ना शुरू करता है एसेंस स्टोन्स को। और उस समय तक वो लोग जिन्होंने इन्हें अंदर फंसाया है डंजन के अंदर एंट्री मारते हैं और देखते हैं बॉस हार चुका है, जिन्हें लगता है जिन्होंने उसे हराया है अपने डी रैंक और साथ ही इन हथियारों के। मतलब ये बॉस ज़्यादा कुछ खास पावरफुल नहीं था जो डी रैंक के अंडर से हार गया। और ये सब देख उनका कैप्टन जिन्हो को बचने का एक मौका देता है, जिसके लिए उसे जिन्हो को मारना पड़ेगा, क्योंकि अब तक उन लोगों ने अपने साथियों को मार कर ही उनका हिस्सा अपने नाम किया अलग अलग डंजन में जाकर। पर वो जिन्हो को छोड़ सकते हैं, बस उसके लिए उसे जिन्हो को मारना पड़ेगा, वरना एज ऑब्वियस वो दोनों मरेंगे। जो सब सुन जिन्हो आगे बढ़ता है जिन्हो की तरफ, पर उसे मारता नहीं, उसकी शील्ड बनने के लिए उस तरफ जाता है और उसके आगे खड़ा हो जाता है, क्योंकि रियलिटी वो जानता है कि जिन्हो कितना खतरनाक हो सकता है। तो अब उन 6 लोगों की पार्टी इन दोनों को मारने वाली है, जिसकी शुरुआत वो करेंगे जिन्हो से पहले उसको मारकर। पर खैर उस दौरान जिन्हो के पास एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा आता है कि उसको दुश्मनों को हराना है और दुश्मनों की संख्या होती है 6। और उस बीच जिन्हो का ध्यान भटकता है और उस पर उनमें से एक हंटर का वार होता है और उस वार से शायद जिन्हो मारा जाता, क्योंकि उसके बाद वो नहीं हिल पाता और सिर्फ ये सोचता है कि वो कैसे भूल गया था कि जिस दुनिया में वो है उस दुनिया में बचता वही है जो उस काबिल होता है। और इसी चीज़ को कोसते हुए उसकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती है। पर वो सिस्टम उसको दोबारा एक मौका देता है, जहाँ इस बार उसको शायद उन्हें हराना नहीं, उन्हें उसको मारना है, वरना उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी और वो खुद मारा जाएगा। जिस सबके साथ जिन्हो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता है। और अब क्योंकि सिस्टम उसको बचाना चाहती है, तो वो भी सिस्टम की एक कही बात मानेगा, क्योंकि सिस्टम उसको इस्तेमाल कर रही है और वो भी सिस्टम की शक्तियों का इस्तेमाल करेगा उन सबको मारने के लिए। जिस सब के बाद जिन्हो कुछ बातें दोहराता हुआ आगे बढ़ता है, मैं भूल गया था कि आखिर में कमज़ोरों को हमेशा भुगतना पड़ता है, जिसकी बड़बड़ाहट पर लोग रिएक्ट करते हैं। पर जिन्हो इसी तरह से बड़बड़ाता हुआ कहता है कि इसका मतलब तुम भी जानते हो कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, और क्योंकि तुम हंटर हो तो तुम्हें भी शिकार होने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जिसको सुन उनमें से एक शख्स जिन्हो जो कि एक ई रैंक हंटर है, उसे कुछ बातें समझाने उसकी तरफ बढ़ता है कि तुम ई रैंक के हंटर हो, शिकार यहाँ तुम्हारा होगा। पर तभी उसकी बातों के बीच जिन्हो का हथियार ऊपर उठता है और उसके गले के आर पार हो जाता है, जिससे उनमें से पहला शख्स काफ़ी आसानी से मारा जाता है, जो भले एक डी रैंक का हंटर था पर उसे ई रैंक के हंटर ने आसानी से मार दिया। पर जिन्हो को इस चीज़ का पछतावा ज़रूर होता है, क्योंकि भले ही ऐसा ना करने पे वो मारा जाए, पर फिर भी उसने एक इंसान को मारा है। पर अब वो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव करेगा। जिस सबके वो बचे हुए हंटर उस पर हमला करते हैं, लेकिन उनके सभी हमलों को वो काफ़ी आसानी से डॉच कर लेता है और आगे बढ़कर हमला कर रहे 2 तलवारबाजों को एक एक वार के साथ ज़ख्मी कर देता है, जिनके पर उस तलवार के पैरालिसिस वार का असर होना शुरू होता है और वो अपनी शक्तियाँ खोना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से अपनी तेज़ी के साथ वो 2 और लोगों को उनके वारों से बचकर मार देता है, जिससे टोटल 5 लोग मारे जा चुके हैं। और लास्ट में बचा है उनका इकलौता बॉस, जो इस हालात को देख के समझ पाता है कि यही वो शख्स है जिसने उस बॉस को मारा है, और उसकी पूरी टीम इसने 1 सेकंड के अंदर साफ कर दी। पर उसके हिसाब से उसे हराना उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक सी रैंक हंटर है, जिसके बाद वो इस्तेमाल करता है अपनी शक्ति रीइंफोर्समेंट का। और इस पॉइंट तक जानता कि भले वो शख्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ही क्यों ना हो, पर उस बॉस को हराने के बाद और मेरे साथियों को मारने के बाद वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में हो ही नहीं सकता। और जिन्हो की टैक्टिक में उसकी स्पीड और उसका हथियार एक साथ मिलकर ही बाकी सबको हरा पाया है, लेकिन उसकी ये टैक्टिक उसके शरीर को स्टील से भी ज़्यादा मजबूत कर देती है, और उसका वो चाकू इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिस तैयारी से वो अपने वार के साथ लपकता है जिन्हो की ओर, लेकिन जिन्हो उसके इस वार के बीच में उसको रोक लेता है और कहता है तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारे लिए बुरी खबर है। और वो ये है कि जिन्हो की शक्तियाँ लगातार बढ़ती रही है। पर वो कैप्टन ये सारी बातें बिल्कुल नहीं सुन पाता, क्योंकि इस दौरान उसे ये समझ ही नहीं आया कि कैसे वो हार गया या कैसे वो नीचे गिर गया। और खुद को यूँ हारता देख वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। वो उस कीमत की दुगनी कीमत देने को तैयार हो जाता है जो वो जिन्हो को देने वाला था। पर जिन्हो कहता है 3 बार तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की। और जिन्हो को ना रुकता देखकर वो कहता है कि तुम इस सबसे नहीं बच पाओगे। पर जिन्हो उसी की बात दोहराता है कि तुमने ही कहा था डंजन में जो भी होता है वो बातें बाहर नहीं जाती।
और आखिर में खुद को बचता ना देख पाकर वो सिर्फ यही कहता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ या उसका भाई कौन है, जो बात कंप्लीट होने से पहले ही जिन्बू उसका गला काट देता है। तो जिन्बू का ये क्वेस्ट पूरा होता है और साथ ही डंजन ढहना शुरू करता है, जिससे बच बचाकर जिनो और जिन्बू उससे बाहर निकलते हैं और इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं कि अंदर हुए हादसे में सारे हंटर मारे गए और समहाउ हम दोनों बच पाए। मतलब सी रैंक के ज़्यादातर हंटर मारे गए और डी रैंक और ई रैंक के बंदे बच पाए। जिस सबको सुनकर एसोसिएशन वाली एजम्पशन बनाते हैं कि हाँ ये हो सकता है कि उस बंदे के नए गियर और उसकी डी रैंक की शक्तियों ने मिलकर सबको हराया और जिन्बू बचा बच बचाकर, जो कि एक ई रैंक हंटर था। शायद इस तरह से दोनों बच पाए उस इंसिडेंट से। पर खैर जिन्बू का ध्यान वहाँ जाता है उसकी नई स्किल्स के ऊपर, जो है मर्डरस इंटेंट, जिसके इस्तेमाल करने से सामने वाले की शक्तियाँ 50% तक कम हो जाती है। तो खैर उस सब के बाद जिन्बू काफ़ी हद तक जिनो का शुक्रिया अदा करता है वो सारी बात छुपाने की। पर जिनो काफ़ी हद तक शुक्रगुजार है जिन्बू का, और वो सब कुछ सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। और इस तरह से सब कुछ टलता है और हम आगे देख पाते हैं कच्चे में आदमी को। तो क्या वो खतरनाक होने वाला है? तो अब तक आपने देखा कि सिस्टम के कहने पर जिन्बू ने 6 लोगों को मार दिया। हाँ, बदले में उसकी जान भी उससे बची। और अब कहानी में आगे वो सभी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है हंटर एसोसिएशन के पास, जिन बचे लोगों में से एक जिन्बू भी होता है, जो कि अभी फिलहाल के डुअल डंजन वाले इवेंट से बच के निकला था। और साथ ही उन मरने वालों में से एक बदनाम हंटर हुआंग डोंगसू का बड़ा भाई भी था, जो एक चिंता की बात हो सकती है जिन्बू के लिए। पर खैर इस सबसे अनजान जिन्बू अपने सामान्य जिंदगी की ओर बढ़ जाता है। वो अपनी मॉम के हॉस्पिटल की फीस भर देता है और घर पर खाने के लिए फ्राइड चिकन ले आता है और अपने कुछ और खर्चे भी देख लेता है। जहाँ उसकी बहन को लगता था वो कंजूस है, पर रियलिटी यही है हर एक आदमी की, वो कंजूस नहीं होता, वो गरीब होता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग सच में कंजूस होते हैं। पर जिन्बू के पिछले हंट में उसको बिल्कुल कोई चोट नहीं लगी, जो देख के उसकी बहन को लगता है कि पिछला हंट काफ़ी ईजी रहा होगा, उसमें शायद स्ट्रॉन्ग पार्टी के लोग रहे होंगे। जिस पर जिन्बू सिर्फ हामी भरता है। पर उसकी यादों में वो सारा सिनेरियो दोबारा घूमता है जिसमें उसने उन लोगों को जान से मार दिया। जहाँ लेवल अप करने से वो पावरफुल और बोल्ड बन चुका है, जिसे अब किसी भी चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर फिर भी वो लोग इंसान थे। पर एट द एंड जिन्बू कंक्लूजन ये निकालता है कि उसको अपने परिवार के लिए और खुद के लिए ज़िंदा रहना है। तो अगर ऐसा दोबारा से कुछ करना पड़ा तो वो ज़रूर करेगा। वैसे जिन्बू फ्राइड चिकन के साथ कुछ बियर की कैंस भी लेकर आता है, जिन्हें पीने के बाद उसका सिस्टम उसको खुद डिटॉक्सीफाई कर देता है और दारू का असर उसके ऊपर से ख़त्म हो जाता है। जहाँ सिस्टम उसको बेहतर और लंबी ज़िंदगी देना चाहता है और शायद सिस्टम की इसी फैसिलिटी की वजह से उसके हाथ पर दोबारा उग पाए। और अब इस सब के कुछ समय बाद जिन्बू को फ़ोन आता है जिन्हो का, जो जिन्बू को मिलने बुलाता है, जिससे मिलने पर वो शुक्रिया अदा करता है जिन्बू का उसकी जान बचाने के लिए। पर जिन्बू के लिए यही काफ़ी था कि उसने अपना हिस्सा उसको दिया और साथ ही ये बात बाहर नहीं आने दी। पर जिन्हो के हिसाब से वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। सेल्फ डिफेंस करते हुए जिन्बू ने ऐसा किया और उसके साथ ही वो चाहता है कि जिन्हो के साथ एक टीम बना पाए, जिसके लिए जिन्हो मना कर देता है। पर जिन्हो विनती करता है और वो विनती करता है कि कम से कम 19 रेड तक मेरे साथ चलो। जैसा करके टोटल जिन्हो 20 डंजन कॉन्कर कर लेगा, जिससे वो एक गिल्ड मास्टर बन जाएगा। जैसा करने के लिए एग्जाम भी होता है, जिसके रिटन टेस्ट में वो आसानी से पास हो सकता है। लेकिन दिक्कत आ रही है बाकी सभी सरकारी एस्पिरेंट की तरह फिजिकल निकालने में, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 20 डंजन कॉन्कर करने का, जिसके बाद वो गिल्ड मास्टर बनकर अपना एक गिल्ड खोल सकता है। और जैसा कि जिन्बू जानता है, जिन्हो के पापा एक अमीर कंस्ट्रक्टर है और अगर वो अपना गिल्ड बना पाए तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज पा सकते हैं जो उन्हें मिलेंगे डंजन के अंदर, जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके लिए उसके डैड और भाई एक एस रैंक के हंटर को पाना चाहते हैं। पर जो पूरे देश में सिर्फ 7 ही है, जिनमें से एक रिटायर हो चुका है, और अगर वो उनमें से किसी को अपने लिए काम करने के लिए मनाए तो वो चीज़ें इनके लिए बैकफायर कर सकती है, जहाँ किसी एस लेवल के हंटर को वो अपना दुश्मन नहीं बना सकते। जिस पर आगे जिन्हो कहता है कि उसके भाई की शक्तियाँ हंटर के तौर पे अवेकन नहीं हुई और सिर्फ उसकी शक्तियाँ अवेकन हुई है, जिस वजह से उसको अपने परिवार के बिजनेस के लिए गिल्ड मास्टर बनना पड़ेगा। और जिस सब वजह से वो चाहता है जिन्हो की मदद, जो एक ई रैंक का हंटर है और जिसके साथ मिलकर अगर उसने 20 रेड कंप्लीट किए तो काफ़ी तक उसके डैड उस सबसे कन्विंस हो जाएंगे कि जिन्हो गिल्ड मास्टर बनने के लिए एप्लीकेबल है। जहाँ जिन्हो जानता है जिन्हो की शक्तियाँ बी रैंक या उससे ऊपर के रैंक के हंटर की हो सकती है। और जिस सब को देखते हुए जिन्हो ऑफर करता भी कि मार्केट वैल्यू 19 डंजन को और क्लियर करने की, जो वो देता जिन्हो को 30 बिलियन, या और साफ तौर पे कहे तो 19 सी रैंक के डंजन क्लियर करने के पैसे। पर अगर जिन्हो पहले की तरह होता तो ये ऑफ़र उसके लिए काफ़ी कमाल का होता। लेकिन अभी के हिसाब से वो जानता है कि उसकी शक्तियाँ लगातार बढ़ रही है और एक समय पर उसकी शक्तियाँ एस रैंक नहीं उससे भी ऊपर जा सकती है, जिसको ध्यान रखते हुए ये कीमत उसके लिए कुछ भी नहीं होने वाली। और साथ ही किसी और के साथ काम करने पर उसे नहीं पता कि लेवल अप का असर कैसा हो आगे चलकर, जिसे देखते हुए जिन्हो उस ऑफर को मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, जिसको देखते हुए जिन्हो डरता हुआ अपना आखिरी दाव खेलता है और कहता है, अगर आप मेरे साथ काम करोगे
तो मैं आपका सीक्रेट मरते दम तक अपने साथ रखूँगा। जिस पर जिन्हो उसको घूर कर देखता है और जिन्हो काँप जाता है और बस ये ऑफर कंप्लीट ना होने पर अफसोस करता है। पर इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है एक एस रैंक के हंटर का, जिसके भाई को जिन्हो ने लास्ट टाइम डंजन के अंदर मारा था, जिसे शक है कि उसके भाई का मर्डर हुआ है, जो शायद अभी उस जगह से बाहर रहता है, जो जान पाता है कि अगर वो उन्हें अभी मारेगा तो हो सकता है उस देश में उसको सज़ा हो, या अगर हंटर्स को लेके वहाँ कोई कानून नहीं हुआ तो उसे वापस इसी जगह भेजेंगे सज़ा के लिए। और हंटर होने के नाते वो अपनी सज़ा कम भी करवा सकता है, जिसे देखते हुए उन्हें मारने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसके गिल्ड का बिजनेस इससे ठप पड़ सकता है, जिस वजह से वो इस सब को शेड्यूल कर देता है कुछ और समय के लिए। तो जल्दी जिन्हो और जिन्हो पर खतरा मंडराने वाला है एस रैंक के हंटर का। अब इस सब के अलावा जिन्हो अपनी रूटीन ट्रेनिंग करते हुए सुबह पार्क में जाता है और रनिंग करते हुए देख पाता है कि उसने 11 किलोमीटर रन किया, पर उसके सिस्टम का काउंटर अभी भी काउंट कर रहा है उसका टारगेट पूरा होने के बावजूद भी, जिसे देखते हुए डबल रनिंग करता है और 10 के बजाय 20 किलोमीटर रन कर लेता है, जो सब भी वो सिस्टम काउंट करता है। और इसी तरह बाकी एक्सरसाइज को भी वो डबल अमाउंट में करता है, जिसका वो डेली क्वेस्ट सीक्रेट क्वेस्ट में बदल जाता है, जिसके रिवॉर्ड में फुल रिकवरी, एबिलिटी के 10 पॉइंट और 2 रैंडम लूट बॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं, एक ब्लास्ट और दूसरा कर्स्ड। जिसके ब्लास्ट ऑप्शन को चुनने के बाद जिन्हो को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर निकलती है एक चाबी, जो चाबी होती है डीमन कैसल नाम के डंजन का, जिसकी डिफिकल्टी लेवल एस क्लास की होती है, जिसके अंदर उसको मिल सकता है जीवन का अमृत, जिससे किसी भी तरह की बीमारी ठीक हो सकती है, जो उसका अटेंशन खींचती है क्योंकि शायद वो उसके इस्तेमाल से अपनी मॉम को ठीक कर सकता है। जो सब ध्यान देते हुए वो डंजन में एंट्री करने की तैयारी करता है और चाबी का इस्तेमाल कर वहाँ के दरवाजे को खोल अंदर एंट्री मारता है, जहाँ जिन्हो के हाथ में टेलीपोर्टेशन स्टोन भी होता है, जो वो इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की सोच सकता है अगर उसे यहाँ कुछ नहीं हो पाया। और अंदर एंट्री मारते उसका स्वागत करता है हेल्स गेट कीपर सेरेबेरस या कैरेबेरस, जिसे देखने के बाद भी जिन्हो अपनी हिम्मत नहीं हारता और तेजी से हमला करने के लिए बढ़ता है उसकी ओर। पर उसके वारों का उस पर कोई असर होता ना देखकर वो इस्तेमाल करता है मर्डरस इंटेंट का, लेकिन वो बीस्ट उस मर्डरस इंटेंट को रिफ्लेक्ट कर देता है। पर फिर भी जिन्हो अपने खंजर से उसे चोट पहुंचाने में कामयाब होता है, पर उसका भी असर उस पर नलीफाई हो जाता है, जिसके बाद वो बीस्ट हमला करना शुरू करता है, जिसके एक वार से ही जिन्हो का एक हाथ पूरा साफ हो जाता है, जिसकी 1/3 शक्ति इस सबसे ख़त्म हो चुकी होती है। जिस सबसे जिन्हो खुद को थोड़ा बहुत संभालता ही है कि तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि उस हेल्थ गेट कीपर की शक्तियाँ डबल हो चुकी है, जिसके वार से जिन्हो बच नहीं पाता और उस पर एक तेज तरार वार होता है उस बीस्ट का, और इस सब से उसकी आधी शक्ति खत्म हो चुकी है। जिसके बाद जिन्हो खुद को फुल रिकवर करके उसकी आंखों में वार करता है, पर उस सब का भी इतना फ़ायदा नहीं होता और जिन्हो उस बीस्ट के सामने बस एक खिलौने भर का रह जाता है, जिसके वार कभी उसे यहाँ उछालते हैं तो कभी वहाँ, और ऐसे ही कुछ उसके वारों से उसकी शक्ति सिर्फ 30% बचती है, जिस वजह से जिन्हो की विल पावर स्किल एक्टिव होती है, जिससे उसकी डैमेज को 50% तक कम किया जाता है। पर फिर भी उसका सामना करना जिन्हो के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, जो बच बचाता उस बीस्ट के ऊपर धूल फेंकता है, जिससे वो वहाँ से बचकर भागता है और छुपकर इस बारे में सोचता है कि वो क्या कर सकता है, जहाँ उसके पास कोई भी और रास्ता ना देखते हुए वो टेलीपोर्ट होने की सोचता है, लेकिन तभी वो बीस्ट वहाँ भी हमला कर देता है, जिससे जिन्हो के हाथ से वो टेलीपोर्टेशन स्टोन छूटकर कहीं दूर चला जाता है और उसे बीस्ट के हमले का शिकार होना पड़ता है, जिससे उसकी पावर लिमिट काफ़ी कम बचती है। जहाँ जिन्हो की शक्ति काफ़ी कम है तो उसे क्या करना चाहिए इस बारे में वो सोचता है, जिसके सामने सिस्टम निकालता है कुछ ऑप्शन, जिन ऑप्शन में उसके सामने होते हैं हीलिंग पोशन, जो उसे 300 के एक मिलते हैं। जैसे 3 पोशन लेकर वो अपनी पावर बढ़ाता है, जिसकी खोज वैसे वो बीस्ट उसकी खुशबू से अभी भी कर रहा है, पर उन 3 पोशंस के बावजूद भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। पर तभी उसे याद आता है बियर पीने पर अल्कोहल नलीफाई करने का सिस्टम का तरीका, जिसे देखते हुए पॉइजन ट्राई करता है, जिसे पीने पर उसकी शक्ति काफ़ी तक रिकवर हो जाती है। पर उस समय तक उसे उस बीस्ट ने ढूंढ लिया, जिससे बचने की कोशिश में जिन्हो के चेस्ट पे वार लगता है, पर जिन्हो भी अपने हौसले को जोड़ कर रखता है क्योंकि वो अभी भी हिल सकता है। लेकिन तभी उसकी किस्मत साथ देती है और उस बीस्ट की रेज स्किल खत्म होती है, जिस वजह से उस पर लगे चोट अब पहले जैसा असर दिखाते हैं, जिसे देख जिन्हो का जज्बा फिर से जग जाता है और वो पूरा जोर लगाकर वार करना शुरू करता है उस बीस्ट के ऊपर, जिन बीस्टों के सरों में से एक सर का वो गला काट देता है और अपना हौसला जुटाए लड़ने के लिए आगे बढ़ता है उस बीस्ट से, जिसके दांतों को पकड़ उसके मुंह को बंद होने से वो रोकता है, लेकिन हवा में उछलो बीस्ट दोबारा जिन्हो को चोट बचाने में कामयाब होता है और उसे अपने मुंह में दबोच लेता है, जिसका सिर्फ एक ही सर बचा है, जिसके बाकी 2 सरों को जिन्हो के पुराने वार और अभी के ताज़ा वार से हरा दिया जिन्हो ने। और जिन्हो इस समय उसके मुंह में फंसा हुआ है, पर उसके बाद भी वो हौसला नहीं हारता और अपने डैगर से या खंजर से उसकी आंखों में वार करता है, जिस वार से खून का सैलाब निकलकर चारों तरफ फैल जाता है और वहाँ लगी आग उससे बुझ जाती है। साथ ही उस बीस्ट की ज़िंदगी की लौ भी उससे बुझ जाती है। जिस बीस्ट के हारने के बाद जिन्हो की चोटें हील हो जाती है, जिसे और आगे बढ़ने के लिए एक चाबी मिलती है, जिसकी रक्षा शायद ये बीस्ट कर रहा था।
साथ ही उसको मिलता है फॉर्मूला जीवन के अमृत को बनाने का, जिसे बनाने के लिए उसे 3 आइटम चाहिए, जो चीज़ें शायद आगे वाली बिल्डिंग के अंदर मिलेगी, जहाँ वो अपनी शक्ति से जान सकता है कि आगे और खतरनाक खतरे हो सकते हैं जिसका सामना फिलहाल वो नहीं कर पाएगा, पर जल्दी वो यहाँ आने की तैयारी ज़रूर करेगा। तो इंतज़ार करते हैं कि कब तक जिन्बू उस खतरे को पूरा कर इस सबको भी कॉन्कर कर पाता है। तो अब तक की कहानी में जिन्बू जीवन का अमृत लेने या एलेक्सर ऑफ लाइफ लेने जाता है, जिस तक पहुंचने का रास्ता अब भी काफ़ी लंबा है, जो 3 और चरण से होकर जाएगा, जिसके लिए उसको और पावरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट अलग अलग जगह मिलेंगे उसको। तो अपनी शक्ति और एनहेंस करने के लिए जिन्बू एक्सेप्ट कर लेता है जिनो के प्रपोजल को, जिसमें शामिल होते हैं 19 और सी रैंक के डंजन्स, जिससे जिनो काफ़ी खुश होता है। लेकिन इसके पीछे कंडीशन रखी जाती है जिन्बू की, जो होती है वो और जिन्बू अकेले ही डंजन के अंदर जाएंगे। पर सी रैंक डंजन में एंटर होने के लिए एक टीम को कम से कम 8 मेंबर चाहिए, जिसके लिए जिन्बू सलाह देता है जिनो को, तो उन्हें हायर करो हमारे ज़रूरत के हिसाब से, बिल्कुल वैसे ही जैसे इनके पहले सी रैंक डंजन के दौरान उस शख्स ने किया था। तो आगे हम देख पाते जिनो को उसके पापा के साथ, जो बात करते हैं डंजन के आने की वजह से बिजनेस मॉडल्स में आए चेंजेस के बारे में, जहाँ कोई भी सेक्टर क्यों ना हो वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ डंजन और उसके अंदर से मिलने वाले रिसोर्सेज की वजह से, जिन रिसोर्सेज के ऊपर सबसे ज़्यादा हक गिल्ड का है, जहाँ इस देश में कुछ गिने चुने ही गिल्ड है जो ये सारा वेल्थ कंट्रोल करते हैं। और एक बड़े बिजनेसमैन होने के नाते वो उनसे पीछे नहीं रहना चाहते, वो भी जल्दी इस सेक्टर में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, जो सपना कहीं ना कहीं जिनो भी पूरा करना चाहता है। और दूसरी तरफ जिन्बू डेली क्वेस्ट के लिमिट को दोबारा एक्सटेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होता। पर आगे हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक डी रैंक के मिशन के लिए नोटिफिकेशन आता जिन्बू के पास, जिस रिक्वेस्ट को डिनाई करने की सोचता है, पर कुछ ना के बदले कुछ करना सही समझकर वो इसे डिक्लाइन नहीं करता। पर सिर्फ जिन्बू ही नहीं, बाकी लोगों को भी जो कि डुअल डंजन में शामिल थे इस डी रैंक के डंजन के मिशन के लिए रिक्वेस्ट जाती है। और वैसे जिनो के पापा का एस क्लास हंटर को जोड़कर एक गिल्ड बनाने का सपना सपना ही दिखता है फिलहाल के लिए, क्योंकि कोई भी हंटर उनके साथ काम करने के लिए राजी नहीं होता। और वैसे एस क्लास के हंटर्स काफ़ी तक प्लान कर रहे हैं जीजू आइलैंड की तरफ दोबारा इन्वेड करने के लिए, क्योंकि पिछली बार उन्हें वहाँ मुंह की खानी पड़ी और वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि उसमें उन्होंने कई सारे अपने चाहते लोगों को भी अपनी आंखों के सामने मरते देखा। वैसे आगे हम किसी को सुपारी देते हुए देख पाते हैं जो किसी को मरते हुए देखना चाहता है। खैर इस सब के अलावा जिन्बू बढ़ता है अपने मिशन की ओर खाली हाथ, जो उसकी बहन को थोड़ा हैरान करता है। खैर जहाँ आगे वो रास्ते में मिलता है मिस्टर सॉन्ग से, जो उसे देख के पहचान तो लेते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी हद तक चेंजेस दिखाई देते हैं जिन्बू के अंदर। पर जितना मिस्टर सॉन्ग को याद है उस हिसाब से जिन्बू का एक पैर कट चुका था डंजन के अंदर, पर सच तो ये है कि उसका पैर ही नहीं उसके हाथ भी कट चुके थे उस दौरान। पर जिन्बू उसको टालता है ये कहकर कि जब उसने हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोली तो उसके हाथ और पैर सही सलामत थे, जो मिस्टर सॉन्ग को एस रैंक हंटर की हीलिंग एबिलिटी लगती है। और वैसे वो कहते तो नहीं, पर उन्हें ही बुरा लगा होगा, क्योंकि उनके हाथ के साथ भी ऐसा नहीं हो पाया। बजाय उसके वो कहते मेरे हाथ को काफ़ी समय हो गया इसलिए वो शायद ठीक नहीं हो सकता, और उन्हें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और खैर उन्हें जहाँ बाद में खबर मिली कि जिन्बू भी जिंदा है, जिससे उन्हें काफ़ी तक तसल्ली मिली। पर सवाल ये उठता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्हें भी हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है, और उस जगह पहुंचने पर वो अपने बाकी साथियों को भी वहां मौजूद देखते हैं। और ये काफ़ी हद तक एक रीयूनियन है, पर जहां वो बाकी 2 लोग इनसे नजरें नहीं मिला पाते, जिन्होंने काफ़ी तक जिन्बू का साथ छोड़ा खुद की जान बचाने के लिए। पर जूही वैसा महसूस नहीं करती, वो काफ़ी तक खुश होती है जिन्बू को सही सलामत देखकर। और तभी वो एंट्री होती है हंटर एसोसिएशन वालों की, जो अपने साथ 4 नहीं 3 क्रिमिनल लेकर आए होते हैं, क्योंकि उनके पास हंटर्स की कमी है। और वो क्रिमिनल्स हंटर होने के नाते अपनी सजा कम करवाने के लिए इस मिशन पर आए हैं। पर अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की तो उसके लिए है ये बी रैंक का हंटर, जो इन सी रैंक के हंटर्स या क्रिमिनल्स को आसानी से मार सकता है कुछ भी गड़बड़ करने पर। तो आगे जिन्बू और बाकी लोगों की टीम को लीड करते हैं सॉन्ग परमिशन ले गए जिन्बू से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी के वजह से वो लोग बच पाए थे, और सॉन्ग एक लीडर के तौर पर उस समय फेल हुए थे। तो इस सब के साथ ये पूरी टीम बढ़ती है डंजन के अंदर। तो सोलो लेवलिंग के अब तक की कहानी में जिन्बू और उसकी पुरानी टीम को एक डंजन के लिए इनविटेशन आता है, जिस जगह कुछ क्रिमिनल हंटर्स भी आए होते हैं, पर उनको संभालने के लिए एक हंटर वहाँ है। तो अब कहानी में आगे वो सभी डंजन के अंदर एंट्री मारकर लड़ना शुरू करते हैं गॉब्लिन से, क्योंकि ये एक डी रैंक का डंजन है, जिस डंजन के अंदर उन क्रिमिनल हंटर्स के जलवे देखे जाते हैं जो काफ़ी आसानी से उन सभी बीस्ट्स को हराते चले जाते हैं। और मिस्टर सॉन्ग के जलवे भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एक सी रैंक के हंटर है।
पर वहाँ सबसे हैरानी वाली बात होती है जिन्वू की स्किल्स जो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है और वो अब तक बिना चोट खाए कई सारे गोब्लिन्स को हरा पाया है। जहाँ मिस्टर सॉन्ग उसकी इम्प्रूवमेंट को देख पाते हैं तो खैर आगे चल के उस डंजन के अंदर 3 रास्ते आ जाते हैं, पर ये डंजन क्योंकि डी रैंक का है तो 3 लोगों की टीम में बंटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जहाँ 3 टीम बढ़ जाती है और जिन्वू जानता है कि किस रास्ते से बॉस मिलेगा उसे, जिस वजह से वो चुनता है वो रास्ता जिसमें मिस्टर सॉन्ग और जूही उसके साथ जाते हैं। और बी रैंक का हंटर जो कि हंटर एसोसिएशन वालों ने दिया है वो जाता है क्रिमिनल्स के साथ किसी और रास्ते में, और बाकी बचे लोग चुनते हैं बाकी रास्ते। तो वो आखिरी टीम उन दोनों लोगों की बनती है जो कि जिन्वू को डंजन के अंदर छोड़ के भाग गए थे। जहाँ वो दोनों उम्मीद करते हैं कि मिशन आसान हो, पर यह आसान हो सकता है क्योंकि उन लोगों ने यहाँ वीकेस्ट हंटर को बुलाया है। पर ऐसा ही कुछ पिछली बार भी हुआ था। पर उस सब बातों को याद कर ये मन बनाते कि जैसे डंजन ख़त्म हो या ये मिशन ख़त्म हो ये जाके माफ़ी मांगेंगे मिस्टर सॉन्ग और जिन्वू से, क्योंकि भले ही वैसा उन्होंने अपनी फैमिली के लिए किया हो पर फिर भी ये अपने एक साथी को वहाँ पीछे छोड़कर भाग गए थे, जो हंटर होने के नाते काफ़ी गलत है, जिस वजह से ये जिन्वू से माफ़ी मांगेंगे। तो ऐसे किसी और रास्ते में बी रैंक का हंटर और साथ में उसके 3 क्रिमिनल्स हैं जो काफ़ी आसानी से गॉब्लिन्स को मार रहे हैं। जहाँ वो वी रैंक का हंटर उन क्रिमिनल से पूछता है कि क्या तुम किसी और को भी ऐसे मार सकते हो, जहाँ उनके जवाब में एक इंसान और गॉब्लिन में उनके लिए ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, तो हाँ वो ऐसा कर सकते हैं। और हम पहुँचते हैं बी रैंक के हंटर के फ्लैशबैक की ओर, जहाँ उसे कोई सुपारी दे रहा था इन 3 क्रिमिनल्स को मारने के लिए, क्योंकि इन तीनों क्रिमिनल्स ने उस शख्स की बेटी को काफ़ी बेरहमी से मारा था, जिन्हें हंटर होने की वजह से कम सज़ा मिली और बस कुछ सालों की जेल हुई जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहां वो चाहते हैं कि उन्हें सज़ा मिले, जिस सबको देखते हुए वो 3 बिलियन युआन देते हैं इस हंटर को उन तीनों को मारने के लिए। और अब जिस सबको देखते हुए और उस प्रॉफिट को देखते हुए वो उन तीनों को मारने का फैसला करता है, क्योंकि उन तीनों को मारना उसे काफ़ी सारे पैसे दिलवाने वाला है। और वैसे भी डंजन की बात डंजन में रह जाती है, क्योंकि जो भी वो बाहर जाके लोगों को बताएगा वो सब सच माना जाएगा। और आगे चल के वो उन सभी कैदियों को मार देता है, जिसे देख लेते हैं जिन्वू के साथ ही, क्योंकि उनका रास्ता आगे चलकर इस रास्ते में मिल जाता है, जो उन्हें देख के समझ पाता है कि बॉस की तरफ जाने वाला रास्ता वो था जो जिन्वू ने लिया था। और वो इसको देख के अपने मिशन को थोड़ा चेंज करने की सोचता और आखिरी बचे कैदी को जिसको उसने हाथ में पकड़ा हुआ था उसकी गर्दन काट देता है और बढ़ता है उन दोनों की ओर। पर इससे पहले उन तीनों का आमना सामना हो, हम बढ़ते जिन्वू की ओर, जिसे याद आती है उस बी रैंक के हंटर के बारे में जो जिन्वू के डुअल डंजन वाले इंसिडेंट के बाद उससे वहाँ मिलने आया था। और उसी दौरान उन लोगों को चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ जाकर वो देखते हैं सभी कैदी मारे गए हैं और साथ ही इनके वो 2 साथी भी काफ़ी बेरहमी से मारे गए, जिनमें से एक अभी भी थोड़ा जिंदा होता है, जिसे देख जिन्वू जल्दी जूही को उसे हील करने के लिए कहता है, जिससे वो होश में आता है। पर उसके शरीर पे कई सारे घाव दिए गए हैं जो किसी मैजिकल बीच का काम नहीं है, क्योंकि उस शख्स ने कई बार उसको मारने की कोशिश की पर जान से नहीं। उसका हर एक वार घातक था, पर फिर भी उसने अपने एक वार से इसको ख़त्म नहीं किया। तो आगे मिस्टर किम जिसको कि हील कर रही होती है जूही, वो कहते हैं मैं नहीं बच पाऊंगा, पर जिन्वू इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनकी फैमिली है, उसके लिए उन्हें बचना है। और साथ ही जिन्वू का थोड़ा सा गुस्सा भी उनके लिए या शायद लगाव है, जिसको गुस्से के तौर पे कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद मैं किसको कोसूंगा। पर वो अपनी आखिरी सांसों में कहते हैं ये ऐसा नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा था, मैं तुमसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता था, मुझे माफ़ कर देना बच्चे। जिस सबके साथ वो मारा जाता है, लेकिन वो लोग अभी भी सेफ नहीं है, क्योंकि बी रैंक का वो हंटर दोबारा इनकी ओर वार करने पीछे से बढ़ता है, या मोर स्पेसिफिकली जूही के ऊपर वार करने के लिए बढ़ता है, जिसको रोक लेता है जिन्वू, क्योंकि वो पहले हीलर को मारना चाहता था। पर वो तो हंटर एसोसिएशन की तरफ से था ना, ये ऐसा कैसे कर सकता है। पर वो इनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो अपनी कहानी तैयार कर रहा होता है कि क्या बताएगा हेडक्वार्टर में। वो बोलेगा कि ये 3 कैदी भागने का तरीका ढूंढ रहे थे और जब मैं बॉस से लड़ रहा था उस दौरान इन लोगों ने सबको मार दिया और फिर मुझे मारने की कोशिश की और खुद को बचाते हुए मुझे इन्हें मारना पड़ा। जो सब सुन जिन्वू को उस पर गुस्सा आता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग जानते हैं जिन्वू उसका सामना नहीं कर सकता और सी रैंक का एंटर होने के नाते वो भिड़ने पड़ते हैं उससे आगे अपने हाथ में तलवार लिए किम की। पर फिर भी वो जानते हैं कि सामने वाला शख्स बी रैंक का हंटर है और वो सिर्फ सी रैंक के हंटर है। जिस सबको देखते हुए जूही से फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने की मैजिक को यूज़ करने के लिए कहते हैं। अब क्योंकि सॉन्ग मैजिक यूज़ करने वाला एक हंटर है, लेकिन उन्होंने हाथ में तलवार पकड़ रखी है, जिसको देखकर वो बी रैंक का हंटर उम्मीद करता है कि मिस्टर सॉन्ग उसको नहीं हरा पाएंगे। पर मिस्टर सॉन्ग मैजिक यूज़ कर सकने से बहुत पहले से ही एक हुनरदार तलवारबाज रह चुके हैं और वो अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए बीच में से काट देते हैं उस हंटर को। पर वो सिर्फ उसका आफ्टर इमेज था, जहाँ अगर मिस्टर सॉन्ग थोड़े से और फास्ट होते तो वो उसको हरा पाते।
पर उनके पावर के बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। और वो बी रैंक का हंटर मिस्टर सॉन्ग के कंधे पर एक वार करता है जिसको उसी समय हील कर देती है जूही, जहाँ उसे अंदाज़ा था कि जूही की यही एबिलिटी उसके लिए सर दर्द बन सकती है, जिसको मारने के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन फिर से उसको रोकते हैं मिस्टर सॉन्ग। और अब वो भी मिस्टर सॉन्ग की एबिलिटी का लोहा मानता है, जिन्होंने वैसे एस रैंक के हंटर को भी ट्रेन किया है, तो तलवारबाजी में उनका सामना कोई नहीं कर सकता। पर फिर भी उनकी शक्ति लिमिटेड है। वो एक मेज हंटर है जिनके पास जादू इस्तेमाल करने की शक्ति है, और तलवारबाजी में वो ज़्यादा कमाल नहीं कर पाएंगे एक असैसिन हंटर के अगेंस्ट, जिसकी तेज़ी देखते ही बनती है। और वो कई सारे वार काफ़ी तेज़ी से करता है मिस्टर सॉन्ग के ऊपर, जिन सब वारों से बचना तो दूर, मिस्टर सॉन्ग उन्हें देख तक नहीं पाते, साथ ही जूही भी उनको हील नहीं कर पाती। और अब बारी होती है मिस्टर सॉन्ग के मरने की। पर वो एक झांसा था जिस मोमेंट का इस्तेमाल करके वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं उसके अगेंस्ट, लेकिन वो उससे भी बच जाता है, जहां मिस्टर सॉन्ग भी समझ चुके हैं कि वो और कुछ नहीं कर सकते और उनका अंत नज़दीक है, जिसका वार उनकी तरफ बढ़ने ही वाला होता है, जिसको रोकता है जिनवू, जिसने ऐसा दूसरी बार किया है। जो पूछता है उससे कौन हो तुम, जिस पे वो कहता है मैं हूँ जिनवू, ई रैंक हंटर। पर उसकी एबिलिटी से वो जानता है कि वो ई रैंक हंटर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और अगर वो फॉल्स रैंकर होता तो उसकी टीम इस बारे में जानती, तो इसका मतलब साफ है उसकी डुअल अवेकनिंग हुई है, जिस पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ऐसा हो सकता है डुअल डंजन के बाद उसके साथ हुआ हो। पर जिस बारे में उसको याद आता है कि उस समय ये लोग पहुंचे तो उसके पास और उसकी शक्तियाँ काफ़ी कम थी, पर उस समय से अब तक इसमें काफ़ी चेंज आ चुका है, जिसके दिमाग में सवाल घूमना शुरू होता है तो उसकी शक्तियाँ कैसे बढ़ी, ये डुअल अवेकनिंग भी नहीं है, और वो डुअल डंजन से कैसे बचा होगा। खैर जिस सब बातों को वो दरकिनार करके आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन जहाँ जिनवू उससे पूछता है तुमने उन्हें क्यों मारा, जिस पर वो कहता है उन कैदियों को मारना, उन लोगों को उसने मारा सुपारी के वजह से, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक मेंटली टॉर्चर किया था एक लड़की को, जिस वजह से उसे मरना पड़ा। पर जिनवू का सवाल ये कैदी नहीं होते, उसका सवाल होता है बाकी लोगों को क्यों मारा। अगर ऐसा उन्हें चुप कराने के लिए करना था तो वो उनको बिना तड़पाए भी मार सकता था, पर उसने उन्हें आसान मौत नहीं दी, उसने उन्हें काफी तड़पाया। तो ऐसा उसने उस बेचारी लड़की और उसके पापा के लिए नहीं किया। और हम बढ़ते फ्लैशबैक में, जहाँ उस लड़के के पापा गिड़गिड़ा रहे थे और ये सामने से कहता है तुम जानते हो मैं बी रैंक हंटर हूँ, मुझे कई सारे गिल्ड्स ऑफर आते रहते हैं जो इससे भी ज़्यादा होते हैं, पर तुम्हें पता है मैं क्यों हंटर एसोसिएशन के साथ कोडियों के भाव पर काम करता हूँ, क्योंकि मुझे मॉन्स्टर से ज़्यादा इंसानों को मारने में मज़ा आता है। और वो बढ़ता अपने वार को लिए जिनवू की ओर, जहाँ जिनवू उसके वारों को डॉच कर पाता है, और साथ ही दोनों की एबिलिटी काफ़ी तक सेम भी लगती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं। पर उस बी रैंक के हंटर के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है जो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जो जिनवू के मुंह पर धूल उड़ाकर उस पर कई सारे वार करता है। पर उसकी बढ़ती हुई खून की प्यास की वजह से जिनवू का सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो उसको मारने के लिए परमिशन दे देता है, जहाँ उसका मिशन है उसको मारना, जिससे जिनवू की एबिलिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, और वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है उसके ऊपर वार करने के लिए, जिससे उसके गाल पे खरोच लगती है। और जिनवू का खंजर जहरीला है जिसका असर होता दिखता भी उसके ऊपर, पर फिर भी वो इतना कमज़ोर नहीं पड़ता कि वो अगला वार ना संभाल पाए जिनवू का। और साथ ही वो इस्तेमाल करता है अपने स्टेल्थ स्किल का, जिससे वो गायब हो जाता है, जिससे उसकी खुशबू और हर तरह के प्रेजेंस वहाँ से गायब हो जाती है, जिसकी उस एबिलिटी का सामना बहुत कम लोगों ने किया है, क्योंकि जिन्होंने भी उसका सामना किया है वो उसके बारे में बताने के लिए ज़िंदा नहीं है। तो अब जिनवू बिल्कुल भी तेज़ नहीं है और वो उसका सामना नहीं कर पाएगा, जिसने अपने वार से जिनवू के पैर को ज़ख्मी कर दिया है, और वो उम्मीद करता है कि जिनवू उसके बाद कुछ नहीं कर पाएगा, एक ज़ख्मी पैर के साथ वो अगला वार नहीं रोक पाएगा उसका। जिन सब बातों से जिनवू पक जाता है, जो कहता है तुम्हारी बकवास हो गई, और वो इस्तेमाल करता है फुल रिकवरी का, जिससे उसका ज़ख्मी पैर हील हो जाता है। जहाँ वो ये सब देख के काफ़ी हैरान है, क्योंकि वो कॉम्बैट एबिलिटी वाले शख्स को हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करते हुए देख पा रहा है। जहाँ इस सब के साथ जिनवू का एक और जज्बात मर जाता है, और उसे अब गुस्सा होने की ज़रूरत भी नहीं है इस तरह के बंदे को मारने के लिए। जिस सब बातों से वो समझ पाता है कि जिनवू ने पहले भी कुछ और लोगों को मारा होगा, और मिस्टर सॉन्ग इस सबसे फिगर आउट करते हैं कि हो सकता है काफ़ी कुछ हुआ जिनवू के साथ, जिस वजह से वो इतना बदल गया और काफ़ी कुछ झेलना पड़ा उस दौरान। पर अब अगर हम बात करें बी रैंक हंटर की, तो वो आगे बढ़ता है जिनवू पे वार करने के लिए, लेकिन जिनवू उसके सही वारों को प्रिडिक्ट कर लेता है, जहाँ उसके पास कुछ और अलग और अजीब वार होता है, जिसके इस्तेमाल से पहले जिनवू इस्तेमाल करता है मर्डरस इंटेंट का, जिससे वो बी रैंक हंटर कुछ और नहीं कर पाता, और जिनवू की तलवार उसके सीने के आर पार हो जाती है, जो मरते समय लोगों को मारने का अपना रीज़न बताता है, जो है कि वो एक हंटर है, जहाँ हंटर के लिए किसी भी तरह के उसूलों का कोई मायना ही नहीं है। और साथ ही जिनवू ने उसको हराया है, तो जिनवू ई रैंक का हंटर तो बिल्कुल नहीं है। पर उसे अब भी हैरानी है कि जिनवू इतने सारे एबिलिटी कैसे इस्तेमाल कर सकता है, हीलिंग, शक्ति बढ़ाना और साथ में असैसिन स्किल भी, जिसके पीछे का रीज़न जिनवू को भी नहीं पता।
पर वो बस इतना बता पाता है कि वो एक ऐसा हंटर है जिसकी शक्तियाँ हर लड़ाई के साथ बढ़ती रहती है। जो आगे जिन्बू की परछाई में देख के ये तक बता पाता है कि जिन्बू जितना शक्तिशाली बन रहा है वो उतना ही अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को खोता जा रहा है, क्योंकि तुम जितना ही बुराई का सामना करोगे बुराई भी तुम में उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। जो सब कह के वो मारा जाता है। जहाँ ये सारी बातें जिन्बू महसूस कर पाता है, क्योंकि जितना वो पावरफुल बनता जा रहा है वो अंदर ही अंदर अपने कुछ कमी भी महसूस कर पा रहा है। खैर, जहाँ जूही और मिस्टर सॉन्ग उसके शुक्रगुजार होते हैं और जिन्बू ने बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो अकेले सामना करने के लिए बढ़ता है बॉस का। जिसके बाद कहानी में आगे हंटर एसोसिएशन से कोई आता है जो जान पाता है मौका वारदात का हाल, कि वो शख्स सीक्रेटली लोगों को मार रहा था डंजन के अंदर। और खैर वो जिन्बू को पहचान पाता है जो पहले से काफी बदल चुका है। जहाँ वो आगे अपने सबऑर्डिनेट की गलती के लिए माफी मांगता है और पूछते हैं कि उसको किसने हराया। जहाँ जिन्बू को उम्मीद होती है कि उसका सच अब बाहर निकलने वाला है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसको बचाते हैं और कहते हैं उसे मैंने हराया, जो एक सी रैंक कैंटर थे जिन्होंने मदद ली बी रैंक के हीलर की। पर साथ ही वो जानता है कि वो शख्स बी रैंक में भी काफ़ी कमाल का या टॉप का था, जिसका मतलब कोई सी रैंक कैंटर उन्हें हरा ही नहीं सकता। जहाँ वैसे जिनको जान पाता है इस शख्स के बारे में जिसकी शक्तियाँ काफ़ी कमाल की है और वो एक ए रैंक कंटर है। और अगर सच बाहर आता उसे उसका सामना करना पड़ता तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है जिन्बू के लिए उसका सामना करने में। खैर, जब मिस्टर संग माफ़ी मांगता है जिन्बू को क्रेडिट लेने के लिए, पर वो जानता है अगर जिन्बू से छुपा रहा है तो कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा इसके पीछे। तो आगे इन्वेस्टिगेशन होते हुए पकड़ा जाता है वो शख्स भी जिसने पैसे दिए थे उन तीनों क्रिमिनल्स को मारने के लिए कैंग को। जहां अंत में जिन्बू और जूही साथ में होते हैं और जूही दिखाती है उसे वो स्टोन जो कि जिन्बू ने उसको दिया था साथ में लंच करने के लिए। तो कहानी की शुरुआत में जिन्बू और जूही साथ में पार्क में घूमते हैं और जूही एक्नोलेज कर पाती है जिन्बू के अंदर आए इतने सारे चेंजेस को, जिस सबको जिन्बू जस्टिफाई करता है अलग अलग इवेंट और एक्सपीरियंस से, जिस वजह से उसमें चेंजेस आए हैं, जिससे जूही अपने एक्सपीरियंस के ऊपर भी ध्यान देती है। जिस सबसे जूही ज़्यादा नहीं बदली। उसे लगता था कि वो शायद हंटर बनने के लिए इतने कैपेबल नहीं है, पर फिर भी वो हर बार कोशिश करती, पर उस सब के बावजूद भी उसे कोई बेहतर रिजल्ट नहीं मिला। और क्योंकि जूही एक बी रैंक की हीलर थी तो उसको मोस्ट प्रोबेबली ए रैंक, बी रैंक या कम से कम सी रैंक के डंजन में जाना चाहिए था, पर फिर भी वो उससे भी लोअर रैंक के डंजन में जाया करती। और इसी तरह से उसे एक डंजन में मिला जिन्बू, जिस पर आगे वो कहती है और बार बार मुझे तुम्हें हील करना पड़ता था। और ये बातें शुरू शुरू में जूही को काफ़ी चिढ़ा दिया करती थी, क्योंकि जिन्बू हर बार जख्मी हो जाया करता था। पर समय के साथ साथ उसने देखा वो हर बार जख्मी होने के बावजूद भी जिंदा रहने के तरीके ढूंढता था और काफ़ी मेहनत करता था, जिसके इसी एबिलिटी का जलवा उन्होंने डुअल डंजन के दौरान देखा। तो खैर आगे जूही, जिसने कि उससे बाहर खाने का वादा लिया था और उसके बदले एक माना क्रिस्टल लिया था, वो जिन्बू को वापस कर देती है, क्योंकि अब वो रिटायरमेंट ले रही है और अपने पेरेंट्स के साथ मूव हो रही है। तो अगर जिन्बू उस तरफ आए तो वो मिल सकता है जूही से, जिस पर जिन्बू भी वादा करता है कि अगर वो वहाँ गया तो वो पक्का जूही को बाहर खाने पे ले जाएगा। पर इस सब के अलावा अगर हम बड़े फ्लैशबैक की ओर, तो जिन्बू ने बता दिया हंटर एसोसिएशन के ए रैंक वाले शख्स को कि उसी ने मारा है बी रैंक के कांग ताएशिक को। पर वो उन बातों पे यकीन नहीं कर सकता और वैसे भी वो जिन्बू की रीअवेकनिंग के बारे में पहले ही चेक कर चुका है। पर साथ ही वो उसको एडवाइस देके जाता है आगे आने वाले खतरे के बारे में, जो है एस रैंक का हंटर हुआंग डोंग सुक का बड़ा भाई, जिसका पूरा टीम साफ हो गया और बचने वालों में शामिल थे जिन्बू और जिनो। उसे फर्क नहीं पड़ता अंदर क्या हुआ था, उसके लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि उस डंजन से बचने वाले सिर्फ जिन्बू और जिनो थे। और साथ ही वो जिन्बू को बचने के लिए अपने परिवार के साथ देश छोड़ने की सलाह देता है, क्योंकि किसी भी एस रैंक के हंटर को उसकी मन मर्जी करने से रोक पाना लगभग नामुमकिन है। पर जिन्बू के लिए वो सभी बातें बस एक और रीज़न है कि उसे क्यों और पावरफुल बनना है, क्योंकि अगर वो और पावरफुल नहीं बन पाया तो उसका बचना मुश्किल है। और पावरफुल बनने की ओर कदम बढ़ाते हुए जिन्बू अपने दूसरे सी रैंक मिशन के दौरान देखता है उसकी टीम को, जो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पूरी की गई है, जिसमें शामिल है वो हंटर जो हंटर बनने के लिए क्वालिफाइड है, पर कुछ या कई कारणों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे, जिसमें शामिल है कुछ बेबड़े और कुछ जख्मी लोग, साथ ही एक बच्ची भी। पर हंटर बनने के रूल के हिसाब से एज मैटर नहीं करती अगर उनकी शक्तियाँ अवेकन हो चुकी है, जो वैसे बच्ची बुलाए जाने पर नाराज़ है। पर जिन्बू का मतलब वो नहीं था। जिन्बू का मतलब था वो अभी हाई स्कूल में होगी और साथ ही उसे किसी रेड का एक्सपीरियंस नहीं होगा और उसकी रैंक शायद ई होगी। पर उसके हिसाब से इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है, जैसा ही कुछ जिन्बू का भी मानना है, क्योंकि उन सबको बाहर ही इंतज़ार करना है। उस डंजन के अंदर जाएंगे जिन्हो और जिन्बू, तो हाँ उन लोगों को बाहर रुकने का पैसा मिलेगा, उन्हें मिलेंगे 3 मिलियन सिर्फ बाहर बैठे रहने का। पर एक शर्त है, इनकी ये शर्त बाहर किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना इस सब का 10 गुना इन्हें भरना पड़ेगा। तो वैसे कैंग को हराने के बाद जिन्बू को एक रियून स्टोन मिला था,
जिसका इस्तेमाल वो अभी करता है, जिससे उसके पास एक और नई स्किल आ जाती है और वो स्किल होती है स्टेल्थ यानी छुपने की। तो इस सब के साथ ये दोनों इस डंजन के अंदर जाने को तैयार होते हैं, बस थोड़े से चेंजेस के बाद, क्योंकि जिन्होंने खुद को बचाने के लिए काफ़ी महंगा आर्मर पहना है पर उसके अंदर मूव कर पाना मुश्किल हो सकता है, जिस वजह से जिन्बू उसको वो उतारने के लिए कहता है और आखिर में जिन्हों को वो उतारना पड़ता है, पर बस सर की सेफ्टी के लिए वो उसके हेलमेट को पहने रखता है। और जिन दोनों को अकेले डंजन के अंदर जाते देखकर बाकी लोगों को चिंता होती है कि क्या वो लोग अकेले वहाँ जाकर कुछ कर पाएंगे। खैर उन लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी और वैसे भी इस सब के पैसे इन्हें मिल चुके हैं, तो अब इन्हें वैसे भी किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। पर फिर भी काफ़ी हैरानी की बात होती है, एक डी रैंक और ई रैंक का हंटर अकेले गए हैं सी रैंक के रेड में और इन लोगों के हिसाब से उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है वो किस खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। तो उन दोनों को अंदर गए हुए लगभग 1 घंटा बीत जाता है और अंदाजन एक 8 लोगों की स्ट्राइक टीम को सी रैंक का डंजन क्लियर करने में 2 घंटे के करीब का समय लग सकता है। पर लगभग 1.5 घंटे बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और पहले बाहर निकलता है जिन्हों भागता हुआ, जहाँ उन लोगों को लगता है कि वो लोग लकी थे और बच के भाग निकले वहाँ से। पर ये सच नहीं होता क्योंकि वो गेट बंद होना शुरू हो जाता है। तो उन दोनों ने हरा दिया बॉस को, जहाँ बाहर मौजूद बाकी लोगों की बोलती बंद होती है, जो जिन्हों के वहाँ से निकलने की बात को एक्नोलेज ही नहीं कर पाते। जहाँ ये आज के दिन 2 और डंजन क्लियर करने वाले हैं और इन लोगों को मिल सकते हैं 9 मिलियन कमाने का मौका। पर उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, ये लोग आखिर है कौन। तो इस सब के बाद जिन्बू और जिन्हों एक और डंजन के अंदर जाते हैं, जिस डंजन को क्लियर करना जिन्बू के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, पर टाइम लगाना पड़ता है उन्हें ताकि वो अंदर से माना स्टोन कलेक्ट कर सके। और जैसे जिन्हों अपना वो काम पूरा करता है, जिन्बू अपने स्किल्स की तेज़ी दिखाते हुए बॉस को हरा देता है, जिससे जिन्बू को मिलता है लेवल अप। और यही रफ्तार अगले दिन भी जारी रहती है, जहाँ जिन्बू खतरनाक खतरनाक बीस्ट को हराकर अपना लेवल अप करता है और बाहर खड़ी बाकी टीम हैरानी से बस गेट को निहारती रहती है, जहाँ जिन्बू अपनी नई नई स्किल्स को अंदर के बीस्टों के ऊपर ट्राई करता है ताकि वो इवॉल्व हो सके, जिन सब स्किल्स को जिन्होंने भी पहली बार ही देखा है। खैर यह है जिन्बू के स्टेल्थ स्किल और जिस सब रेड की वजह से जिन्बू के डैश स्किल का लेवल अप हो जाता है, जिससे वो अपनी पुरानी एबिलिटी को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। और इन सब रेड की वजह से जिन्बू के पास कई सारी नई स्किल्स अनलॉक हो चुकी है, जिस सब को देख जिन्बू सोचता है क्या उसे दोबारा कैसल वाले मिशन की ओर जाना चाहिए। जो सब सोचते हुए जिन्बू को ध्यान आता है कि अभी शायद वो बी और ए रैंक के बीच में कहीं स्टैंड करता है, तो शायद अभी वो उस डंजन में जाने के लिए तैयार नहीं है। खैर तभी एक नोटिफिकेशन आते जिन्बू के पास कि प्लेयर पहुंच चुका है रिक्वायर्ड लेवल तक और अब वो चुन सकता है एक जॉब चेंजिंग क्वेस्ट। पर इस सब के अलावा इनके लगातार सी रैंक के डंजन को बुक करने को लेकर ये खबर किसी और गिल्ड तक पहुंचती है, क्योंकि वो लोग मार्केट प्राइस से डबल प्राइस पे कर रहे हैं सी रैंक डंजन के लिए। खैर जिन लोगों ने उनके लीडर के बारे में कभी नहीं सुना, पर वो है छोटा बेटा यूजी कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का, जिस सबको देखे वो मान लेते कि शायद एक अमीर बच्चा हंटर हंटर खेलने के लिए महंगे में चीज़ें बुक कर रहा है। पर तभी उन्हें दिखता है संग जिन्बू का नाम, एक ई रैंक का हंटर, जिसे सुन दूसरा वहाँ खड़ा शख्स कहता है हाँ उनकी पूरी टीम ही ऐसी कमज़ोर लोगों से मिलकर बनी है। पर इस शख्स का इंटरेस्ट इस सब में नहीं होता, उसका इंटरेस्ट जिन्बू के ऊपर होता है, जिसका नाम उसने पहले भी सुना है, जिसे अंदाज़ा होता है कि शायद उसने उसका नाम डुअल डंजन वाले इवेंट में सुना था, और जिसे इस सब में कुछ गड़बड़ महसूस होती है, जिसे शक होता है कि जिन्बू दोबारा रीअवेकेंट हुआ है। पर किस बेसिस पे, जिसके पीछे 3 मेजर डिजास्टर होते हैं। पहला, उसने डुअल डंजन सरवाइव किया। दूसरा, हुआंग डोंगसुक की पूरी टीम मारी गई। तीसरी बार हत्यारा कांग ताइशिक से बच पाना। जिन सब में काफ़ी सारे लोग मारे गए, पर उस सभी इवेंट में बचने वाला सिर्फ एक ही शख्स था और वो है जिन्बू। जो सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती है कि जिन्बू की शक्तियाँ दोबारा जागी है। और जिस सबको देखते हुए ये उन पर नज़र रखने के लिए निकल पड़ता है और गेट के पास पहुंचने पे ये देखता है वहाँ का माहौल किसी पिकनिक जैसा है, जिससे बात करते जिन्बू की टीम की एक लड़की, जो कहती है यहाँ खड़ा होना खतरनाक हो सकता है, जिस पर वो जवाब देता है कि हाँ जानता हूँ, मैं बस हंटर्स को देखने के लिए आया था यहाँ पर क्या तुम्हारा यहाँ होना खतरे वाली बात नहीं है। जिस पर वो थोड़ी नाराज़ होकर कहती है मैं भी एक हंटर हूँ, यानी वो भी स्ट्राइक टीम का हिस्सा है। पर वो बाहर क्या कर रही है, जिस सबसे उस शख्स को अंदाज़ा लग जाता है कि जिन्हों अपनी टीम को बाहर छोड़कर अकेले डंजन के अंदर गया है और वहाँ से वो निकल जाता है। पर वो वहाँ से जाता नहीं, वो वहीं कोने में छुप कर सब कुछ सुनने की कोशिश करता है, जहाँ जिन्बू वापस लौट चुका है और वो जिन्हों से अगले दिन का ऑफ मांगने की बात करता है, जहाँ जिन्हों उनके स्लॉट में कुछ और गेटों को इस पर कैंसिल करने की बात करता है। पर उसे कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, पर जिन्हों को कैंसिल करना ही पड़ेगा क्योंकि ये गेट उसके पास सिर्फ अगले 2 दिनों के लिए ही है। तो जिसे देखते हुए जिन्बू उन गेटों को फिलहाल के लिए डिले करने के लिए कहता है। जो सारी बात वहाँ बाहर खड़ा होकर कोई सुन रहा था
और फिर शाम होने के बाद जिन्बो के सामने आता है सैंगमिन, जो वाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजर है, जो जिन्बो से उसका कुछ कीमती समय मांगता है और जिसकी बातें शुरू होती है अपने गिल्ड के बारे में बताते हुए, जो देश के कुछ जाने माने गिल्डों में से एक है, पर फिर भी वो चुनिंदा हुनर को ढूंढते रहते हैं। और वो बढ़ता है मुद्दे की ओर, क्योंकि वो देगा डबल उस कीमत की जो कि यूजिन कंस्ट्रक्शन वाले उसे दे रहे हैं, और अगर उसकी कुछ और डिमांड हुई तो भी वो पूरा करेंगे। और उसे लगता है उसका ये ऑफर काफी कमाल का होने वाला है किसी भी ऐसे बंदे के लिए जो अब तक सिर्फ ई रैंक हंटर हुआ करता था। जिस पर जिन्बू उससे पूछता है कि वाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर की वैल्यू क्या है, जिस पर उसका जवाब होता है करीब 50 बिलियन। और फिर जिन्बू अपने अगले सवाल की ओर बढ़ता है कि तुम मुझे कितना ऑफर करने जा रहे हो, जिस बात को ये समझ नहीं पाता। पर जिन्बू क्लेरिफाई करता है कि उसे अभी फ़िलहाल 30 बिलियन मिल रहे हैं और उसका डबल इनके हेडक्वार्टर की वैल्यू के भी ऊपर निकल जाएगा। जिस पर वो शख्स बात संभालने की कोशिश करता है कि मैं इतना खुद से पे नहीं कर सकता, पर मैं कोशिश करता हूँ अपने ऊपर वाले अथॉरिटी से बात करने की। पर जिन्बू वहाँ से निकल जाता है और इसे अफसोस होता है कि इसने डिटेल नहीं निकाली यूजिन कंस्ट्रक्शन की पहले। पर जिन्बू उसके बगल में खड़े होकर उससे पूछता है, मैं जानना चाहूँगा तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, क्या तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे? और जिसकी ये बात सुनकर वो हैरानी से जिन्बू की ओर देखता है, पर जिन्बू वहाँ नहीं होता। जिसके बाद इसके गाल पर एक खरोच लगती है, जिससे ये समझ पाता है जिन्बू की ये वेकेंट स्किल है स्टेल्थ, और ये भी समझ पाता है कि क्यों यूजिन कंस्ट्रक्शन ने इसे इतना बड़ा ऑफर दिया है। जो फिर जिन्बू से माफ़ी मांगते हुए पीछे मुड़ने वाला होता है, पर जिन्बू से पीछे मुड़ने से मना करता है। तो वो एक्सप्लेन करता है कि सही दाम पर डंजन न मिलने पर नए लोगों को ट्रेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से उन्हें रेट पर नहीं भेज सकते। जिस सबको देखते हुए उसने चेक किया कि कौन इतने सारे डंजन खरीद रहा है, और उस सब में इसने जिन्बू का नाम पाया। जिससे जिन्बू उससे पूछता है मेरे बारे में और कौन जानता है, जिस पर वो बिल्कुल सच कहते हैं कि मैं और मेरा बाहर बैठा साथी। जिस पर जिन्बू का जवाब होता है, मैं अपना नाम ज़्यादा नहीं फैलाना चाहता, तो अगर लोगों को मेरे बारे में पता चला तो मेरा पहला शक आप पे ही जाएगा। पर इन्हें रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और साथ ही ये मरना भी नहीं चाहते, तो ये अपना और अपने साथी का मुंह बंद ही रखेंगे। जिस पर जिन्बू उनका शुक्रिया अदा करते हुए ज़्यादा सी रैंक डंजन खरीदने पर चिंता जताता है। पर जिन्बू फिलहाल के कुछ और समय के लिए भी इस सब को कंटिन्यू रखने वाला है, पर ये सब उनके हंटर के डेवलपमेंट के लिए दिक्कत हो सकती है। जिस सब को देखते हुए जिन्बू उन्हें अपने 3 सी रैंक डंजन बेचने के लिए तैयार होता है, जिसकी कीमत जिन्बू 300 मिलियन रखता है। पर जिस पर कहते हैं काफ़ी महंगा है, एक अच्छे दिन पर भी अगर हम सब कुछ जोड़ें तो एक सी रैंक डंजन से हम सिर्फ 200 मिलियन ही कमा सकते हैं। और जिन्बू मान जाता है और वो कीमत कर देता है 200 मिलियन, और इन्हें मिलते हैं 3 सी रैंक डंजन 600 मिलियन में। और जिन्बू से डिटेल्स देता है पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। और जब दोनों खड़े होते हैं तो जिन्बू से अपनी आंखें बंद कर मुंह खोलने के लिए कहता है, जिस पर जिन्बू से अपना एक पोशन देता है, जिससे उसका लगा घाव भर जाता है। और इस भलाई को देखते हुए वो पूछता है, इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो? जिस पर जिन्बू का जवाब सिर्फ यही होता है कि तब तक जब तक तुम अपना मुंह बंद रखते हो। तो खैर वो जान पाया है कि जिन्बू उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा बड़ी मछली है, और साथ ही इनकी वो गेट जो ये कैंसिल करने वाले थे एक अच्छे दाम पर बिक गए। और वैसे वो गेट उसने काफ़ी महंगे में बेचे हैं, क्योंकि उनके एरिया में बाकी गेट भी अवेलेबल है जो सिर्फ 70 मिलियन के बिक रहे हैं। तो एक तो वो खबर निकालने में नाकामयाब हुआ, साथ ही उसे जिन्बू ने स्कैम भी कर दिया। पर उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिन्बू का, इस सब के साथ हम दोनों बराबर हुए, मैं इस बात को भूल जाऊंगा कि तुमने मुझ पर नज़र रखी। और ये सारी बातें आखिर में उसको मोटिवेशन देती है। मतलब भले वो ठग गया हो, पर एट लास्ट उसके पास अब कॉन्टेक्ट नंबर है जिन्बू का। और साथ ही जिन्बू अपने जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए कहीं दूर निकल रहा है। तो कहानी में अब तक जिन्बू एक दूर दराज के इलाके में आता है ताकि वो अपने जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा कर सके, जो कि उसे सिस्टम रिकमेंड कर रहा है। और जिन्बू अब तक के अपनी बाकी सभी क्वेस्ट को याद करता हुआ आगे बढ़ता है और हाँ के साथ उस नोटिफिकेशन का जवाब देता है, जिसके साथ ही कमाल की पावर के साथ वो गेट सामने आता है। पर जिन्बू को तभी याद आता है कि उसने अपना डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया। पर खैर जिन्बू इस क्वेस्ट को पूरा करके अपना डेली क्वेस्ट पूरा कर सकता है। और अब इस सब चिंताओं को बाहर छोड़ जिन्बू बढ़ता है इस डंजन की ओर। और उस डंजन के अंदर जिन्बू फुल रिकवरी और किसी भी तरह के पोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। साथ ही वो इस डंजन को छोड़ भी नहीं सकता जब तक वो सारे क्वेस्ट पूरे नहीं कर लेता। तो इस सब के साथ जिन्बू तैयार होता है इस डंजन के क्वेस्ट को पूरा करने के लिए। और फिर उसके सामने आता है इस डंजन का पहला मॉन्स्टर, जो होता है एक नाइट, जिसके ऊपर जिन्बू का हथियार किसी काम नहीं आता। जिसकी मजबूती को देख जिन्बू को याद आता है कि वो इस तरह के सख्त फाइटर से लड़ चुका है जो एक स्नेक मॉन्स्टर था, और जिन्बू उसी को हराने की टैक्टिक इसके ऊपर इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल से वो उसे हराने में कामयाब भी हो जाता है।
पर ये सफ़र अभी शुरू हुआ है, क्योंकि उस तरह के कई सारे और मॉन्स्टर उसके सामने आ खड़े होते हैं। खैर, जिस दौरान हम जिनों को भी देख पाते हैं जो अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है, जो बात करते हैं गिल्ड फॉर्म करने के बारे में, जहाँ जिनों के बड़े भाई को हर एस रैंक के हंटर ने मना कर दिया, पर उसके भाई के पास बैकअप प्लान भी है, जिसमें शामिल है हंटर बाहर देश से बुलाना, जैसे यूरोप या मिडल ईस्ट के हंटर। साथ ही वो जिनों को भी वार्न करता है, जिसने सुना है कि जिनों कुछ ना कुछ तो कर रहा है, जो बहुत सारे सी रैंक के डंजन हाई प्राइस पे खरीद रहा है अपनी पोटेंशियल प्रूव करने के लिए। और अगर वो ऐसा खुद के लिए कर रहा है तो उसके बड़े भाई को उससे कोई दिक्कत नहीं, जहाँ उसका बड़ा भाई उम्मीद करता है कि उसका छोटा भाई उसके रास्ते में ना आए। पर जहाँ जिन्हों चुपचाप सिर्फ यही सोचता है कि इन लोगों को जिन्हों की शक्तियों का अंदाजा भी नहीं, अगर होता तो ये इस तरह की बातें ना करते। जहाँ जिन्हों अपने क्वेस्ट में लगा हुआ है, जो सभी नाइट्स को हरा चुका है, और वो आराम करने की सोचता है, पर तभी उसे अपने आसपास एक और दुश्मन महसूस होता है, जो असेसिन होता है, जो अपनी प्रेजेंस छुपाकर वार करता है जिन्बू के ऊपर, जिसे हराने के बाद सामने आता है एक मेज जो लाइट मैजिक का इस्तेमाल करता है। जहाँ ये सभी मॉन्स्टर्स कहीं ना कहीं जिन्बू के अब तक के चैलेंजेस और उसके हराए गए दुश्मनों की शक्तियाँ अपने साथ लेकर लड़ रहे जिन्बू से, और वो सभी तरह के मॉन्स्टर्स एक साथ लड़ना शुरू करते जिन्बू से, जहाँ सबकी अलग अलग शक्तियाँ और अलग अलग कमजोरी है। जैसे नाइट को हराने के लिए ताकत चाहिए, असेसिन को हराने के लिए सटीकता, क्योंकि कभी भी कहीं भी हो सकता है, और धनुष वाले दुश्मन को हराने के लिए तेजी चाहिए। पर सिर्फ यह धनुष वाला मॉन्स्टर नहीं है, यहाँ मेज भी है जिसको हराना भी मुश्किल होगा, और अपनी अलग अलग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए भी जिन्बू को ये सब जल्दी निपटाना पड़ेगा, क्योंकि उसका फटीक लेवल लगातार बढ़ रहा है। और वैसे उस बीच हम देख पाते हैं सभी एस रैंक के हंटर्स को, जो एक जगह इकट्ठा होकर किसी मिशन पर बढ़ने वाले हैं। खैर, जिस सबसे हम वापस बढ़ते हैं जिन्बू की ओर, जो सभी मॉन्स्टर्स को हरा चुका है। वैसे उनको हराने के बदले जिन्बू को कुछ बॉडी आर्मर भी मिले, जो मजबूत और हल्के होने के साथ साथ इनविजिबल भी है, जो बिना देखे प्रोटेक्शन देंगे जिन्बू को। तो जिन्बू अपनी फटीक रिकवर करके बढ़ता है अगले स्टेज की ओर, जिस तक पहुंचने के लिए एक बड़ा सा गेट होता है, जिसे खोलते हुए जिन्बू की तरफ हल्का सा हवा का झोंका आता है, जिससे कहीं ना कहीं कुछ अजीब महसूस होता है जिन्बू को, जो फिर भी हिम्मत जुटाए आगे बढ़ता है। जिसे अंदर दिखता है खाली सिंहासन और उसकी रक्षा करता एक लाल कवच पहना नाइट। और जिस चैलेंज को देख जिन्बू को कहीं ना कहीं याद आती है उस डुअल डंजन की, जहां वो लगभग मर चुका था, और उसी तरह का खतरा जिन्बू को सामने उस वॉरियर से महसूस हो रहा है, जिसका नाम है नाइट कमांडर एकरिस द ब्लड रेड, और उसका नाम रेड कलर में लिखा हुआ है, यानी वो जिन्बू से ज्यादा पावरफुल है, जिसकी शक्तियों का अंदाजा जिन्बू को होता है, जो अगले ही पल जिन्बू की ओर बढ़ता है और अपनी तलवार घुमाकर एक वार करता है, जिसे किसी तरह जिन्बू डॉज कर लेता है। पर उसका वो वार उसके पीछे के सभी खंभों को काट देता है, जैसे वो सूखी टहनी हो, और जिसका अगला वार जिन्बू के ऊपर होता है, जिसे जिन्बू रोक तो लेता है, पर उसका इम्पैक्ट काफी जोरदार होता है, जिससे जिन्बू उछल के काफी दूर चला जाता है, और इससे पहले कि जिन्बू के पैर दोबारा जमीन पर पड़े, वो उस तक पहुंच जाता है और एक और वार करता है जिन्बू के ऊपर, और जिन्बू किसी तरह से उसके उस वार से बच पाता है। जिसके बाद जिन्बू उसकी ओर बढ़ता अपना खंजर लिए और उससे उस पर कई सारे वार करता है, लेकिन वो उन सभी वारों को डॉज कर लेता है, जहाँ मुश्किल से एक ही वार लगता है उसको, और उस एक वार से उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका वो वार उसके आर्मर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उल्टा वो अपना एक वार करता है जिन्बू के ऊपर, जिसे जिन्बू किसी तरह से डॉज कर लेता है, जिसका वो डॉज करना भी किसी काम नहीं आता, क्योंकि जिन्बू को वो दूर उछाल देता है, और जिन्बू महसूस कर पाता है कि दोनों की रफ्तार बराबर हो सकती है, पर उसकी शक्तियाँ जिन्बू से कहीं ज़्यादा है, और अब क्योंकि उसके अगेंस्ट उसका खंजर किसी काम नहीं आ रहा, तो क्या जिन्बू उसे हरा पाएगा। और वो सब देखते हुए जिन्बू अपना हथियार वापस ले लेता है और उससे बिना हथियार के लड़ने का फैसला करता है, ताकि वो उसके आर्मर को उखाड़ सके। जो देख के वो स्वाभिमानी नाइट भी अपने सारे हथियार नीचे फेंक बिना हथियार के लड़ने का फैसला करता है, जिसे शायद उम्मीद है कि जिन्बू को हराना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। जिसके साथ ही वो नाइट बिना हथियार के तेजी से जिन्बू की ओर बढ़ता है, जो जिन्बू को अपने घूसे में लपेट कर नीचे पटक देता है और फिर कहीं दूर फेंक देता है। जिसके बाद तेजी से जिन्बू की ओर बढ़कर उस पर कई सारे घूसों का इस्तेमाल करता है, कई सारे पावरफुल और तेज घूसे, जिससे वो उस तरफ की पूरी दीवार चटका देता है। पर किसी तरह से जिन्बू वहां से बाहर निकलता है, जहां जिन्बू महसूस कर पाता है उसके वारों से उसकी कई सारी हेल्थ चली गई। जहां जिन्बू की किस्मत अच्छी थी कि उसने आर्मर का इस्तेमाल किया था, क्योंकि बिना उस आर्मर के शायद जिन्बू मारा जाता, जिसका मतलब ये नाइट बिना हथियार के भी काफी शक्तिशाली है। तो अब क्योंकि उसकी ताकत का सामना नहीं कर सकता जिन्बू, जिस वजह से वो इस्तेमाल करता है अपनी रफ्तार का और यूज करता है डैश लेवल 2 का, और काफी तेजी से उस नाइट के यहाँ वहाँ घूमता हुआ उस पर एक वार करता है, जिसको ऑलमोस्ट वो नाइट डॉज कर लेता है। पर फिर भी जिन्बू अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए उस पर घूसा मारता है, जिसको भी खैर एग्रीस ने डॉज कर लिया था।
पर फिर भी जिन्बो अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए एग्रिस पे कई सारे और वार करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसके एक भी वार एग्रिस को छू तक नहीं पाते। उल्टा एग्रिस उसको नीचे गिराकर उसका पैर पकड़ के उसे दूर उछाल देता है, जिसके बाद जिन्बो इस्तेमाल करता है अपनी स्किल विल पावर का, जिससे उसका डिफेंस स्ट्रांग हो जाता है। पर एग्रिस वहां से एक पत्थर फेंक के उसको मारता है, जो एक असली वार नहीं, जो सिर्फ दिखावा होता है, क्योंकि एग्रिस उसके बाद उस तक पहुंचकर उस पर कई सारे वार करता है और उन दोनों का मुकाबला एक बराबर मोड़ तक पहुंचता है, जहां किसी तरह से जिन्बू एक लात मारने में कामयाब होता है एग्रिस की गर्दन पर, और उससे भी एग्रिस को ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो हवा हवा में ही जिन्बू को धो देता है, जिसके साथ ही एग्रिस के वारों की झड़ी जिन्बू के ऊपर लगनी शुरू हो जाती है और एग्रिस जिन्बू को उस किनारे की एक दीवार से रगड़कर दूसरी ओर फेंकता है, जहां जिन्बू जा गिरता है उस जगह के सिंहासन के ऊपर। और इसके साथ ही एग्रिस अपने हाथ में अपने तलवार लिए तैयार होता है जिन्बू को हराने के लिए। पर इससे पहले कि उस तलवार का वार जिन्बू को छुए, जिन्बू उसके वार को अपने हाथ से रोक लेता है, जो चिल्लाता है मैं अभी हारा नहीं हूँ, जिसके हाथ में तभी उसका खंजर आता है और वो अपने खंजर को एग्रिस की एक आंख में धंसा देता है और उसे पकड़कर उस जगह के दूसरे किनारे की ओर ले जाता है। और उस किनारे पे एग्रिस अपनी आंख से वो खंजर निकालकर उसका वार जिन्बू के ऊपर करने वाला होता है, पर वो खंजर जिन्बू का है, जिसे जब जिन्बू चाहे अपने पास ला सकता है, और वो वही करता है। जो खंजर एग्रिस के हाथ से हटकर जिन्बू के हाथ में आ जाता है और अपने खंजर को एग्रिस के मुंह के गैप में गर्दन के पास धंसा देता है और अपना पूरा जोर लगाकर उस खंजर को और अंदर गहराई तक धंसाता चला जाता है, जिससे वहाँ बहुत सारी स्किल्स का नोटिफिकेशन आता है, जो स्किल होती है फैटल स्ट्राइक लेवल 1। और इस तरह से जिन्बू ने अपना पूरा जोर लगाकर हरा दिया एग्रिस को। पर इस जीत से जिन्बू जानता है कि उसकी जीत एक तुक्का थी। स्किल, एबिलिटी और एक्सपीरियंस के तौर पर एग्रिस उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर उसे हराने पर जिन्बू को कई सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, जिन रिवॉर्ड में शामिल होता है एग्रिस का हेलमेट भी, जो एक एस रैंक का आइटम है, साथ ही फुल बॉडी आर्मर भी, जिसमें लो रैंक और हाई रैंक के आइटम्स का मिश्रण देखा जाता है। और साथ ही जिन्बू को मिलता है र्यून स्टोन, जिसका नाम होता है रूलर्स हैंड, जिस स्किल के बारे में जिन्बू फिलहाल नहीं जानता, जिसे वो बाद में इस्तेमाल करने की सोचता है। और साथ ही उसको टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिलता है, जिसका मतलब फिलहाल जिन्बू नहीं समझ पाता, क्योंकि मिशन तो खत्म हो गया है। पर इसका यही मतलब होता है कि यह मिशन अभी खत्म नहीं हुआ, जहाँ तभी उसके सामने कई सारे पोर्टल आ जाते हैं, जिन सब में से सभी तरह के नाइट्स और खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये पड़ाव कहलाता है बचो जब तक मुमकिन हो, ताकि तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ सके। और काउंटडाउन शुरू होता है, जहाँ उसके सामने अनगिनत मॉन्स्टर्स है, जिन्हें हराना खैर आसान है, पर वो सभी काफी बड़ी तादाद में। खैर जिन्बू के क्वेस्ट के अलावा एस रैंक के हंटर्स जेजू आइलैंड की ओर बढ़ रहे हैं, और जिन्बू उसी जगह के अंदर बाकी सबका सामना कर रहा है, जिस पर वो अपने स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल करके उनसे छुपता है खुद की शक्ति रिकवर करने के लिए। लेकिन मेज की शक्ति की वजह से उसका वो स्किल उड़नछू हो जाता है और सभी नाइट्स उसको आसानी से ढूंढ लेते हैं। पर जिनको जिन्बू अपने दूसरे स्किल से रोक तो लेता है, पर अपनी बढ़ती थकान के वजह से सब कुछ एफिशिएंटली कर पाना मुश्किल होता है, और उनमें से किसी का वार जिन्बू की पीठ पर लगता है। और इस कभी ना खत्म होने वाली जद्दोजहद को देखकर जिन्बू टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करने की सोचता है, पर तभी एक और मॉन्स्टर की वजह से जो जिन्बू पे एक वार करता है, जिन्बू के हाथ का टेलीपोर्टेशन स्टोन छूटकर कहीं दूर गिर जाता है, और अब जिन्बू अकेला कमजोर इन सभी कभी ना खत्म होने वाले मॉन्स्टर्स के बीच में फंसा हुआ है। तो क्या है मकसद इस मिशन का? क्या इसका मकसद जिन्बू का मरना ही है? क्योंकि इन सब की संख्या कम नहीं हो रही, और ना जाने जिन्बू कितने और देर तक उन सब का सामना अकेले कर पाएगा। तो अब तक की कहानी में अनलिमिटेड वेव की वजह से उस डंजन के अंदर जिन्बू की हालत काफी खराब हो जाती है, क्योंकि वहाँ वो ना तो खुद को हील कर सकता है और ना ही वहाँ से निकल सकता है, जिसकी बाकी स्किल्स भी उनके सामने कोई काम नहीं आ रही। पर फिर भी जिन्बू हौसला ना हार कर उन सब का सामना करता है, जहाँ जिन्बू दोबारा अपने अंदर हौसला भरकर उन सब का सामना करता है, क्योंकि उसकी पावर लेवल हमेशा से काफी नीचे रही है। पर वो अब हौसला नहीं हार सकता, अब वो हर बार की तरह नहीं हार मान सकता। पर जिन्बू का शरीर जवाब देने लगता है, जिसे अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, जिसे लगता है ये सभी मॉन्स्टर्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जो कह रहे हैं ये देखो ये है वीकेस्ट हंटर, जिसमें उसके पुराने तानों से भरे और सपोर्ट से भरे हुए दिन भी होते हैं, जो उसका पुराना ट्रॉमा दोबारा ट्रिगर करते हैं, जिस ट्रॉमा का पार्ट वो खुद भी होता है, जहाँ उसे अपना पुराना रूप भी दिखाई देता है, जो उससे कहता है बहुत हो गया, तुम कमजोरी थे, तुम्हें और कोशिश करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुके हो, इतना ज्यादा कि मैं खुद को ही खुद से पहचान नहीं पा रहा, लंबे हट्टे कट्टे और पहले से ज्यादा शक्तिशाली। पर क्या फर्क पड़ता है, अंदर से फिर भी तुम वही रहोगे, कमजोर। और अब देखो मैं फिर से मरने वाला हूँ, जिसके साथ ही उसके ऊपर एक और वार आता है, जिसे वो डॉज कर लेता है, और इस तरह से जिन्बू रियलिटी और ट्रॉमा के बीच में डील करता है, जिसके साथ ही वो उन सभी के वारों से बचता हुआ पीछे हटता है,
पर उसके पीछे खड़ा होता है एक बड़ा सा आर्मर्ड नाइट मॉन्स्टर जो उसका सर पकड़कर जमीन में पटक देता है उसको, जिससे उसका सर खूनम खून हो जाता है। जिस पर उसके खुद की परछाई उसे कहती है, देखा, तुम अब इतने बेहतर नहीं बने और इस तरह से तुम खुद को मरवा डालोगे। जो सब सच हो सकता है क्योंकि जिन्हों के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची और ये सभी पल बिल्कुल उसी पल की तरह है जब वो इससे पहले मारा गया था उन बड़े बड़े राक्षसों के हाथों। पर ये इतना सटीक नहीं होता क्योंकि इस बार भी जिन्हों की किस्मत उसका साथ देती है और आखिरी पल में उसके सामने आता है पेनल्टी क्वेस्ट, क्योंकि उसने डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया तो उसे अब उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जिस पर उसके खुद की परछाई उसे कहती है, लगता है वो लोग तुम्हें भी मरा हुआ नहीं देखना चाहते, तो मिलते हैं बाद में। और उस समय जिन्बू के ऊपर एक और वार होने ही वाला होता है, पर समय समाप्त होता है जिन्बू के डेली क्वेस्ट का और हम बढ़ते हैं पेनल्टी क्वेस्ट की ओर या पेनल्टी जोन की ओर, जो उसको उस वार से बचाकर पेनल्टी जोन की ओर ले जाती है। और अब क्योंकि वो उस डंजन में नहीं है तो वो अपने पोशन का इस्तेमाल कर सकता है और उसका इस्तेमाल वो करता है यहाँ खुद को हील करने के लिए, जिससे पहले वो अपनी थकावट दूर करता है और उसके बाद यूज करने जाता है हीलिंग पोशन का। पर वो एक तय सीमा के दौरान इतने ही पोशंस का इस्तेमाल कर सकता है जिस वजह से वो अपनी एचपी हील नहीं कर पाता या यूं कहे कि फिजिकल चोटों को हील नहीं कर पाता। और तभी उसके सामने पेनल्टी जोन के बहुत सारे सेंटीपीड आते हैं। जिन जायंट सेंटीपीड्स को देखकर जिनका नाम ऑरेंज में लिखा होता है उसे तसल्ली होती है कि वो चिंता खामाखाई कर रहा है, उसे इन्हें हराने में इतनी मुश्किल नहीं होने वाली। और जिन वो आगे बढ़ता है 4 घंटे की पेनल्टी क्वेस्ट के दौरान इन सभी सेंटरपीड को हराने के लिए, जिसकी स्पीड, स्किल, हथियार और हौसले जिन्बू को आगे लेके बढ़ते हैं उन सबका सामना करने के लिए। जिन सबको हराने के बाद उसे मिलता है लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। और जिन्बू जानता था कि उसके लेवल अप होने पर वो खुद ब खुद हील भी हो जाएगा, जहाँ वो कई सारे सेंटीपीड्स का सामना कर चुका होता है। और अब 4 घंटे पूरे होने में बस 10 मिनट बाकी रहते हैं, जो देखते हुए जिन्बू तैयारी करने की सोचता है और इन्वेंट्री से खरीदता है एक हथियार जो नाइट या आर्मर्ड मॉन्स्टर को हराने में काम आने वाला है। साथ ही वो इस्तेमाल करता है उस र्यून स्टोन का जो उसको इगरिस को हराने से मिला था, यानी रूलर हैंड, जिसके इस्तेमाल से वो किसी भी चीज़ को हिला सकता है या उठा सकता है। जैसा कुछ करने की कोशिश करता है वो सेंटरपीड के साथ, लेकिन सेंटरपीड का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है जिसके साथ फिलहाल वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इस सब के साथ जिन्बू की तैयारी पूरी हो चुकी होती है और पेनल्टी का समय खत्म होता है, जिसके साथ ही जिन्बू दोबारा उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ से वो आया था। अब भले वो तरोताज़ा हो चुका है पर चिंता बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर उन सभी वॉरियर्स की संख्या भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पर इस बार थोड़ा फर्क होता है क्योंकि जिन्बू का वो हथियार जो नाइट्स को हराने में काम आएगा, जिस हथियार का नाम नाइट किलर है, वो काफ़ी आसानी से इन सभी नाइट्स को काटता हुआ आगे बढ़ता है। पर उन सबको हरा के जिन्बू को कुछ अजीब सा महसूस होता है कि कुछ बदल नहीं रहा, उसकी शक्तियाँ नहीं बढ़ रही, ना ही वो लेवल अप कर पा रहा है। और वो आगे इस भीड़ में देख पाता है एक मेज को, जहाँ ये सब शायद उसी का करा धरा है, क्योंकि वहाँ वो मैजिक कास्ट कर रहा है पर उसके मैजिक से इस तरफ कुछ भी नहीं बदल रहा। पर तभी जिन्बू सच्चाई समझ पाता है कि वो मेज कुछ और नहीं, बस यहाँ के लिए गेट्स खोल रहा है, जिससे इन्हें मिल रही है कभी ना ख़त्म होने वाली नाइट्स की सप्लाई, जो इतनी बार हारने के बाद भी संख्या में कमी नहीं हो रहे। जिससे जिन्बू समझ पाता है कि इन सबको मारने से ना ही उसको कोई एक्सपीरियंस मिलेगा और ना ही उसका कोई लेवल अप होगा। जो उन सभी नाइट्स पे हमला करते हुए जगह बनाकर हवा में उछल कर अपने हथियार से वार करता है मेज के ऊपर, जहाँ जिन्बू अपना डैगर या हथियार इतना तेज फेंकता है कि वो उस मेज के छाती के आर पार निकल जाता है, जिसके साथ ही सभी नाइट्स कोलैप्स कर जाते हैं। और अब जिन्बू समझ पाता है कि उसे क्या करना था जो उसने इससे पहले नहीं किया था। जो हवा में उछलकर पता लगाता है कि कहाँ हो सकते हैं मेजेस, जिसके साथ वो इस्तेमाल करता है रूलर हैंड का और अपने हथियार को फेंक कर उसे वापस अपने हाथ की ओर खींच लेता है। जिस तरह से कॉम्बो अटैक बनाते हुए वो सभी बीस्टों को हराता चला जाता है और रूलर हैंड उसके बाकी नाइट्स के मुंडी को कुचलने के भी काम आता है, जिसके इस्तेमाल से वो एक मेज को अपनी तरफ खींचकर उस पर हमला करता है, पर जिससे वो मेज भी चौकन्ने हो जाते हैं और वो अपने मैजिक से सभी धराशायी नाइट्स को इकट्ठा करके गोलेम बनाते हैं, जिसका वार होता है जिन्बू की ओर। और जिन्बू उससे भी बचकर ऊपर की ओर से उस गोलेम के ऊपर हमला करता है और इस तरह से उस गोलेम का ध्यान भटकाकर वो बढ़ता है आगे मेजेस की ओर, जहाँ अब सिर्फ 3 मेजेस और रह गए हैं। जिसके रास्ते में कुछ और नाइट्स भी आते हैं जिनको वो काटता हुआ आगे बढ़ता है, जिसे रोकने की कोशिश वो गोलेम भी करता है। पर उनसे बचने के लिए तेजी दिखाता हुआ जिन्बू उन तीनों मेजेस को हरा देता है। पर हाँ, उनका मैजिक अंडू नहीं होता और जिन्बू को अभी भी हराना होता है उस गोलेम को, जिसके मुक्के को अपने खंजर से रोकता हुआ जिन्बू अपना पूरा जोर पास करता है उस खंजर के साथ, जिससे वो शक्ति गोलेम के शरीर में दरारें लाने में कामयाब होती है और उसके पीठ से बाकी सभी नाइट्स का मलबा बाहर निकलता है जिनसे मिलकर वो बना था। साथ ही वो खुद भी धराशायी होकर जमीन पर गिरता है, जिससे उसमें जुड़े बाकी सभी नाइट्स भी बिखर कर जमीन पर फैल जाते हैं। और इस सब के साथ जॉब चेंजिंग क्वेस्ट फाइनली पूरा हुआ, जिसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें लिखी आती है कि अब प्लेयर को
बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने सभी काम को अकेला कर पाएगा, जिसे फॉलो करेगी शैडो आर्मी की गोस्ट। और हम आगे देख पाते जिन्बो का नया रोल जो उसे मिलने वाला है वो है नेक्रोमैंसर, जिससे जिन्बो इतना कुछ खास खुश नहीं होता, क्योंकि ये वो एबिलिटी है जो अपनी शक्तियों से मॉन्स्टर्स को बुलाते हैं ताकि वो उनके लिए काम करें। पर जिन्बो जहाँ तक खुद को जानता है वो क्लोज रेंज कॉम्बैट करता है और असेसिन्स की तरह लड़ता है, जहाँ ये एबिलिटी उसके साथ सूट नहीं करती। जहाँ इस एबिलिटी का मतलब होगा उसे पीछे रहकर लड़ना पड़ेगा और उसकी अब तक की सारी मेहनत इससे बर्बाद होती दिखाई दे रही है। खैर तभी ऑप्शन आता है कि क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, यस या नो, जिस पर जिन्बो नो कहता है क्योंकि उसे उस जॉब क्वेस्ट से ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। पर नहीं कहने का कोई ऑप्शन होता ही नहीं, क्योंकि नहीं कहने पर यह चीज़ दोबारा दोबारा आती रहती है, जिसके साथ नोटिफिकेशन में ये भी आता है कि ये स्किल एक हिडन क्लास है। तो क्या जिन्बू अब भी इसको डिक्लाइन करना चाहेगा, जिसके साथ जिन्बू सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या यह किसी तरह की स्पेशल पावर होने वाली है जिस बारे में वो समझ नहीं पा रहा था, उसे सबका कोई एग्जाम्पल चाहिए था और वो उसी जगह घूमना शुरू कर देता है जिसका पैर टकराता है वहां पर हारे एक मॉन्स्टर के आर्मर से, जिसके बगल में एक हारा हुआ मेज भी था। और वो समझ पाता है कि ये शक्ति काफी तक सम्मन करने वाली शक्ति है जो बिल्कुल उस मेज की तरह ही शायद सम्मन कर पाएगी मॉन्स्टर्स को। और इस डंजन में हुए सारी वारदात को याद करते हुए जिन्बू सोचता है कि क्या ये सच में उस सिस्टम की कोई चाल थी, जो हुआ सब कुछ एकदम एक्यूरेट हुआ। जो इस बात पर ध्यान देता है कि ये मेज जो सम्मन कर रहे थे ये खुद काफी वीक थे, इस वजह से उन्हें हराना आसान था। पर जिन्बू के मामले में ये सच नहीं है। और किसने कहा कि नेक्रोमैंसर आगे बढ़कर लड़ नहीं सकते। और अगर क्लासेस भी स्टेट्स की तरह बढ़ते हैं तो जैसे वो लेवल अप करता रहेगा उसकी स्किल्स भी लेवल अप करती रहेंगी और उसके साथ उसकी शैडो आर्मी भी शक्तिशाली बनती रहेगी। जिसका मतलब ये हुआ कि जिन्बू अब अकेले सोलो लेवलिंग नहीं करेगा, उसके साथ के बाकी मॉन्स्टर्स भी उसके साथ लेवल अप करेंगे। और वो इस जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए हामी भरता है और जॉब चेंज क्वेस्ट इनिशिएट होता है, जहाँ उसके पॉइंट्स के हिसाब से उसके क्लास में भी आगे चलकर अपग्रेडेशन दिख सकता है। और साथ ही इस क्वेस्ट को पूरा करने के रिवॉर्ड भी जिन्बू को मिलते हैं, जहाँ जिन्बू के आसपास ब्लैक और आ जाता है जो उसे घेर लेता है और अपने साथ हवा में ले जाता है। और इस सब कमाल के ओवरपावर्ड तरीके के साथ जिन्बू का जॉब चेंज क्वेस्ट पूरा होता है और उसके पुराने पॉइंट्स के हिसाब से उसका क्लास नेक्रोमैंसर से अपग्रेड होकर शैडो मोनार्क में बदल जाता है, जहाँ जिन्बू के इस अपग्रेडेशन के बाद वो उन सभी हारे मॉन्स्टर्स के अंदर से चीखें सुन पाता है और उन सब का नाम उनके सर के ऊपर सफेद रंग से लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसका वो फायदा उठा सकता है अपने शैडो एक्सट्रैक्शन टेक्निक के इस्तेमाल से, जिसके लिए उसे कमांड देना पड़ेगा। और उसके लिए उसे एक शब्द चाहिए जो वो चुनता है, अराइज, मतलब उठो, जिसके साथ ही उन सब का भूत उनके शरीर से बाहर निकलता है और परछाई की एक सेना बनती हुई दिखाई देती है। और जिन्बू के पास दो यूनिक स्किल्स है, एक शैडो एक्सट्रैक्शन और दूसरा शैडो स्टोरेज, जिसके हिसाब से जिन्बू 30 शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता है और 20 शैडो का उसमें से स्टोरेज बना सकता है। और वो सभी मॉन्स्टर्स अलग अलग शक्तियाँ और अलग अलग रैंक के भी होते हैं, जिसके ऊपर ध्यान देते हुए जिन्बू का ध्यान पड़ता है इग्रिस की ओर, जिसको भी वो अपने शैडो आर्मी का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहेगा, जो पॉसिबली ए या एस रैंक का शैडो होगा। जिसकी ओर बढ़ता जिन्बू और देख पाता है कि वो उसका शैडो एक्सट्रैक्शन कर सकता है, जहाँ वो आगे स्टोरेज देखता हुआ उनमें से 11 मॉन्स्टर्स को वहाँ से हटा देता है, जिसके साथ ही वो एग्रिस के सामने खड़ा होकर उसे कहता है उठो, जिसके अंदर से एक इंटेंस ऑरा निकलता है पर एग्रिस बाहर नहीं निकलता, जिसके साथ जिन्बू का शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया और अब वो सिर्फ 2 बार और ट्राई कर सकता है, जिसके एक बार और ट्राई करने पर भी आउटकम बिल्कुल सेम रहता है। और अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ आखिरी मौका बाकी है। और अब इसको देखते हुए जिन्बू पहले एग्रिस से बातें करने की कोशिश करता है, जो उससे पूछता है कि क्या तुम इंतज़ार कर रहे हो राजा के वापस आने का, जो शायद तय नहीं कि कब तक हो पाए। और आगे वो कहता है एग्रिस, तुम एक योद्धा हो, अपनी तलवार से दुश्मनों का सामना करना तुम्हारा धर्म है। और क्या तुम चाहते हो तुम्हारी उस कला में जंग लग जाए यहाँ पड़े पड़े। और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें किसके लिए काम करना चाहिए तो अपनी तलवार मेरे लिए उठाओ, मेरे लिए काम करो, बजाय ऐसे सिंहासन की रक्षा करना जिस सिंहासन का राजा ना जाने कब से गायब है। तो रक्षा करो उस शख्स की जो तुम्हारे सामने खड़ा है। और फिर उसे जिन्बू कहता है उठो, और इस बार काम बन जाता है क्योंकि उसके शरीर से निकलने वाले ब्लैक ऑरा की इंटेंसिटी इस बार काफ़ी ज़्यादा होती है और एग्रिस की आत्मा या गोस्ट उस शरीर से बाहर निकलती है अपना चोगा लिए, जहाँ एग्रिस लेवल 7 का नाइट बनकर सामने आता है, बजाय जिसके बाकी सभी नाइट्स सिर्फ लेवल 1 के हैं। और जिन्बू भी उसका नाम एग्रिस ही रखता है। और आगे एग्रिस और बाकी सभी वहाँ मौजूद नाइट्स घुटने टिकाते हैं जिन्बू के आगे, जो अब से
उसको सर्व करेंगे, जिस सबका पूरा पूरा प्राइड जिन्बू लेता है। और इसके साथ ही सीरीज फिलहाल ख़त्म होती है, जहाँ आगे इंतज़ार रहेगा जिन्बू और जिनो का आगे के डंजन का सफ़र, और साथ में उस एस रैंक के हंटर का सामना जिन्बू के साथ, जो सभी चीज़ें काफ़ी हद तक हमें सीज़न 2 के इंतज़ार के लिए बेताब करती है। तो खैर, अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे वाले सीजन्स में, जिसका खैर ट्रेलर आ चुका है, जिसमें बहुत सारी कमाल की चीज़ें दिखाई दे रही है, जिसका खैर ट्रेलर भी आ चुका है, जो कई सारे कमाल की चीज़ों की तरफ इंडिकेशन दे रही है, जिसका ब्रेकडाउन करेंगे हम इसके नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में। तो उस सब के लिए टारगेट रखते हैं आपका 100 लाइक्स का। प्लीज़ 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 कर दो, क्योंकि हमें काफ़ी दूर तक जाना है। अभी 10,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए हमारे, तो वो रीच भी पहले कंप्लीट करनी है। तो उसके लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। तो कमेंट्स, लाइक, शेयर और साथ में सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।